बढ़िया, तो अब हम चर्चा को शुरू कर लेते हैं। वेट अ मिनट, मैंने जो बात अभी तक की है मैं उसको बहुत ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। ठीक, जो बात अभी तक की है उसको ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। जो अगला मुद्दा है किससे विवाह करें वाला, उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। फिर जो प्रश्न होंगे उस पर हम आएंगे। तब तक आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, बताइए। बाद में भी कर सकते सर। एक बार देख लेना पड़ेगा, जिनको आना है उनको। प्रश्न ये था कि मुझे ये जवाब मुझे पता होना चाहिए कि जब मेरी पार्टनर मुझसे पूछेगी कि सिर्फ लड़की को ही घर छोड़कर क्यों आना पड़ता है, तो मुझे उसका जवाब मुझे नहीं आता, तो समझ अभी आता हूँ उस पर। देखो, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे अगर शादी करनी होती तो ये तो बहुत अच्छा उपाय था, लड़की के घर में जाके रहना ज्यादा सरल है जी। मैं तो ढूंढूंगा ऐसी लड़की को। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जगह पे सामान्य रूप से ऐसा होता है कि आप अगर मेरे घर आओगे, जैसे मैं आपके घर आता हूँ, खाने पीने की जिम्मेदारी कौन देखता है? घर की साफ सफाई मेंटेनेंस कौन देखता है? आप ही देखोगी ना। हमारा रोल वहां पर बहुत लिमिटेड होगा पारिवारिक और सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने के लिए। आपका रोल ज्यादा होगा। अगर वेट अ मिनट, अभी वेट अ मिनट, अब हम दूसरे डायरेक्शंस में अभी इसको नहीं ले जाएंगे। हम आते नहीं, हम आएंगे इस मुद्दे पर। पहले अपना मुद्दा तो हम कवर कर लें। हम तो उनके प्रश्न को सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि हम 3-4 लोगों का वेट कर रहे थे। आएंगे ना इस पर, जितने वो होंगे हम सबको रिस्पॉन्ड कर देंगे। क्या क्या चीज क्या अभी देता हूँ ना, मैं अच्छे से एक एक को रिस्पॉन्ड करूंगा। डोंट वरी, मैं भागने में नहीं हूँ, मैं खड़ा हूँ उत्तर देने में। आते किससे विवाह करें के पहले मैं ब्रीफली समराइज कर देता हूँ। देखिए, हमने शुरू यहाँ से किया था कि विवाह करें या ना करें, ये दो चॉइस हमारे पास है भी कि नहीं है। ठीक है, तो अगर पहले दो मुद्दे हैं हमारे कि हमको शेयरिंग की नीड महसूस होती है और स्वाभाविक रूप से जो एक आकर्षण होता है लड़के और लड़कियों का एक उम्र में, अगर वो दोनों हमारी जरूरत बनी हुई है तो मेरे पास ये चॉइस ही नहीं है कि विवाह करें कि ना करें। मेरे पास एक ही चॉइस है कि विवाह करना है। किससे करें ही प्रश्न उठ सकता है। अगर ये दोनों बाध्यता नहीं है तब मेरे पास चॉइस है कि विवाह करें कि नहीं करें। ठीक, ये दोनों चॉइस है। अब इसमें से कौन सा वाला हम करेंगे, उस जगह को देखिएगा तो ये दिखता है कि ये जो साथ मिलकर उत्पादन आदि जिम्मेदारियों का निर्वाह है ना, परिवार से लेकर के समाज तक जो व्यवस्था की अलग अलग इकाइयां हैं, फैमिली है, सोसाइटी है, ये सब जगहों पर पार्टिसिपेशन को हम किसमें बेहतर कर पाएंगे, ये हमारे निर्णय लेने का आधार बनता है। ठीक, और ये जो बच्चे हैं इनके समुचित पालन पोषण के लिए उनको समझदार जिम्मेदार बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, उसको फुलफिल करने के अर्थ में विवाह की भूमिका दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि पहली दोनों जरूरत नहीं है तो हम विवाह नहीं करेंगे, ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पहली दो जरूरत है तो विवाह आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। और वो दोनों जरूरत से अगर आप ऊपर उठे हुए हैं फिर भी विवाह आप इस आधार पर तय करेंगे कि परिवार और समाज में, व्यवस्था में भागीदारी की दृष्टि से और संतान के समुचित नर्चरिंग की, नेक्स्ट जनरेशन के केयर की दृष्टि से आप निर्णय लेंगे कि विवाह करना ठीक है हमारे लिए कि नहीं ठीक है। एक बात तो ये कहनी थी हमको। किससे विवाह करें, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो मैच कराने की जरूरत है वो ये कि दृष्टि कैसी है हमारी, समझ कैसी है, हमारे और आपके देखने का नजरिया कैसा है। तो जो दो लोग भी विवाह के लिए सोच रहे, उन दोनों के देखने के नजरिए में, दृष्टि में, देखने के तरीके में एक रूपता जितनी होगी, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, समझ के लेवल पर मैच जितना होगा, विवाह उतना सफल होगा। उसके नीचे जितनी और चीजों को भी हम अधिक से अधिक मैच करा सकें,
खान पान का तरीका, रहन सहन का तरीका, बोलने का तरीका, उठने बैठने चलने का तरीका, ये सब मैटर करता है विवाह संबंध में। हमारे परिवार की जगह से उसका मैच होना जरूरी है। अगर वो मैच नहीं भी हो रहा हो तो इतना जरूरी है कि अगले की आदत हमको आंख में चुभे नहीं। अगर वो चुभता है हमको, प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमको, तो प्रॉब्लम होगी, ठीक। अभी जो चूक होती है हमारी सामान्य रूप से, वो बहुत बार ये होता है कि हम इसकी मैचिंग नहीं करा के रूप का, पद का, धन का, और भी दसियों पैरामीटर्स हैं जिसकी मैचिंग कराते हैं। मैं बिहार के जिस एरिया से आता हूँ वहाँ तो 2 ही चीज़ देखा जाता है, या तो रूप या धन, ठीक है। मैं बाकियों पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, अपने ऊपर तो कर सकता हूँ। तो ये 2 चीज़ें प्रधानता से देखी जाती हैं, ठीक, जिसके आधार पर तय किया जाता है। ये जो पद वगैरह भी देखते हैं वो इसी आधार पर देखते हैं कि कमाता कितना है, ठीक है। उसके बाद किससे विवाह करें का दूसरी भाषा में उत्तर देखिएगा ना, तो किसी भी विवाह में हमारी कुछ अपेक्षा होती है, अगले की कुछ अपेक्षा होती है। हमको ये दोनों देखने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं का सर्वाधिक पूरा होना होता है कि नहीं होता है। अपनी का मतलब मेरी परिवार सहित, और जहां अगले की अपेक्षाओं को भी हम पूरा कर पा रहे हैं, ये दोनों देखने की जरूरत है। मेरी अपेक्षा अगले परिवार से पूरी होने की जरूरत है, अगले परिवार की अपेक्षा मुझसे और मेरे परिवार से पूरी होने की जरूरत है, ठीक। इसमें भैया अपेक्षा को किस रूप में देख रहे हैं? अभी तो पैसे के वगैरह, अभी अपेक्षा तो एकदम सिंपल कह रहा हूँ, अगला जो लिस्ट लेके बैठा है वो उसकी अपेक्षा है। मैं गलत सही पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप जो लिस्ट लेके बैठे हैं वो आपकी अपेक्षा है, मैं जो लिस्ट लेके बैठा हूँ वो मेरी अपेक्षा है। ये दोनों को मैच करा लिया जाए, क्योंकि अभी आप विवाह के लिए मिल रहे हैं, समझदारी देने का तो बहुत जगह है नहीं कि आप उसको भी समझदार बना देंगे। तो जो जगह है वहाँ से ये दोनों लिस्ट की मैचिंग की जाए, और उसको भी बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि क्या है, तो आपको ज़्यादा आसानी से मेरा उत्तर समझ में आएगा। सॉरी, अपनी अपेक्षाओं की लिस्ट बनाते चले जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 जितना समझ में आए ना सब लिख डालना चाहिए, ठीक। अपनी पहले अपना होमवर्क कर लें, फिर दूसरे पर बात करेंगे। ये सारी लिस्ट बना लें, फिर उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें कि अगर हमको इसमें से किसी एक को छोड़ना हो तो हम किसको छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 चीज़ें बनाई, 10 लाख कमाने वाला भी हो, हाइट 5 फीट 9 इंच हो, मैं मना नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, मैं सही गलत पे अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये लिस्ट आपने बनाई, ठीक। ऐसा 10 चीज़ें और जोड़ लीजिए, ठीक है। समझदार हो, जीवन विद्या का प्रबोधक हो, लोगों की लिस्ट में है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। तो ऐसा जितना आपका लिस्ट हो ना, उसमें ये देखिए कि कौन सी एक चीज़ है अगर आपको छोड़ना हो तो किसको छोड़ सकते हैं। जो लगे कि इसको छोड़ा जा सकता है उसको सबसे नीचे डालिए। अभी उसका भी उत्तर दूंगा, लेकिन पहले अभी इसको कर देता हूँ। वेट अ मिनट, अभी प्रश्न नहीं है और गार्जियन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। हम करेंगे ओपन उसको, पर इसको पूरा कर देते हैं पहले। जिनको हमारी शादी की चिंता थी ना, उनको मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा देर हो गए, आपको जिम्मेदारी जल्दी निभानी चाहिए थी। कम से कम अगले बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार मत होइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो अपनी लिस्ट में से आपको सबसे कम लगता हो कि इसको तो हम छोड़ सकते हैं, उसको सबसे नीचे डालिए। जो बच गया उसमें से जो लगता हो कि इसको छोड़ सकते हैं, उसको सबसे नीचे डालिए, उससे ऊपर डालिए। ऐसा एक एक को नीचे से फिल करते जाइए
और जहां लगे कि ये 3 चीज तो हमको चाहिए ही, इससे कम में हम नहीं चलेंगे, वहां ये लाइन खींच लीजिए। तो 2 लिस्ट आपकी बन गई। एक बन गई मस्ट वाली ऊपर, जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। दूसरी बनेगी नीचे, जिसको आप ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते प्रायोरिटी ऑर्डर में। ये बात समझ में आई कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट बनाएं, सारी लिस्ट के बाद लगे कि इसको छोड़ सकते हैं, अगर मान लो नहीं ही सब मिल रहा हो तो किसको छोड़ेंगे, उसको डाल दिया नीचे। फिर ये 8 हो, ये सवाल पूछो कि अगर नहीं ही मिल रहा हो ये 8 तो हम किसी को छोड़ सकते हैं क्या? ठीक है, जो समझ में आए उसको डालते जाओ। एक जगह पे जाके जहां भी ये लगे कि इतने को तो हम अब छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये तो हमको चाहिए ही, ठीक है, तो अपने से एक ही सवाल पूछो। ये चाहिए की लिस्ट कहाँ से निकलती है पूछोगे तो अपने से एक ही सवाल पूछना होता है कि ये लिस्ट मिलेगी तो मैं शादी करूंगा या करूंगी, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगी। ये चॉइस है हमारे पास, और तो कोई चॉइस है नहीं। मस्ट वाली लिस्ट जहां लाइन आपने खींच दिया, इसका मतलब अब आपके पास 2 चॉइस है, या तो इतने लिस्ट वाला कोई मिल जाए तो शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना ही तो चॉइस है। नहीं करेंगे तो जो बाध्यता वाला 2 चीज है उसको समीक्षित करके उससे बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं करेंगे का प्रश्न जैसे ही लाएंगे, वो पहला 2 से ऊपर उठने का सोचना पड़ेगा। अगर लगे कि वो ज़्यादा कठिन है तो इस लिस्ट में से फिर से कुछ काटना कम करिए ताकि आपको कोई लड़का या लड़की मिल सके। ये बात समझ में आती? नहीं तो फिर से पूछ लेना, हम रिपीट कर देंगे। तो एक एसेंशियल क्या है, मस्ट क्या है हमारे लिए, वहां पे हमने लाइन खींच लिया, ठीक है। अब सॉर्टिंग का तरीका एकदम सिंपल है। ये एसेंशियल या मस्ट वाला क्राइटेरिया जहां मिलता है वो बायोडाटा रखो, बाकी सबको हटा दो। बाकी सब आपके लिए व्यर्थ हो गया, मतलब ही नहीं है उसका कुछ। इसमें मैक्सिमाइज कर लो जितना कर सकते हो, वो भी प्रायोरिटी ऑर्डर से ही मैक्सिमाइज करना ठीक है कि किसी में 4, 5, 6 मिल रहा है, किसी में 4 और 8, 9 मिल रहा है, तो हम 4, 5, 6 वाले को चूज कर लेंगे। इतना सिंपल है। वेट। और जब ऐसी स्थिति बन जाए कि ये 3 क्राइटेरिया वाला भी नहीं मिल रहा हो, तो अपने से एक ही सवाल पूछो कि ये 3 क्राइटेरिया वाला मिले तभी हम शादी करें, उसके बिना हम रह लें, बिना शादी के रह लें, या ये क्राइटेरिया को कम करें, क्या ज़्यादा ठीक है मेरे लिए। उसका उत्तर यही होता कि पूरा सुख नहीं मिल रहा हो तो किस में ज़्यादा सुख है ये देख लो। ये दोनों है ना, किस में सुख ज़्यादा है। वो भी अगर नहीं समझ में आए ना तो ये पूछ लो कि किस में दुख कम है। अगर ज़्यादा सुख नहीं समझ में आ रहा हो ना तो ये सवाल पूछ लो कि किस में कम दुख है, वो वाला चुन लो, ठीक है। हाँ, अब प्रश्नों के लिए खुला रख लेते हैं। यस प्लीज। और इसी टॉपिक पर हाँ, तो जैसे अब मैंने प्रायोरिटी लिस्ट भी काफ़ी टाइम पहले बना भी ली। अब जो एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप जब रिलेशनशिप में होते हो तब उस टाइम पे वो प्रायोरिटी लिस्ट तो आपकी कोई होती नहीं है, आपको कोई पसंद आया, आप साथ रहे, अच्छा लगा तो आप मतलब कभी ऐसे में कि एक ही दिन में डेट करने लगे, ऐसा तो होता नहीं। पहले दोस्ती होती है, फिर पसंद करने लगते हो और फिर रिलेशनशिप में जाते हो। तो वहाँ पर जो आपने चॉइस, जो आपने कहा ना पसंद कर लेते हो, वहीं पर ये क्राइटेरिया देखने की जरूरत है कि हम पसंद किस आधार पर कर रहे हैं। संस्कार प्रवृत्तियों की जो पूरी लिस्ट मैंने बताई, समझ के जगह से, फिर भाव विचार में जीने की जगह से, फिर व्यवहार की जगह से, फिर सामान्य जो हमारा खाना पीना रहन सहन है उसमें एक रूपता की जगह से हमने पसंद किया है, या रूप को देख करके, धन को देख करके, पद को देख के पसंद किया है, ये प्रश्न वहीं पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो मेन चॉइसेस मेरी होती है वो कि मेरे से कैसा व्यवहार है, हमारी चॉइसेस कितनी सिमिलर, सब भले ही खाना हो या कहीं घूमना हो या वो सब चीज़ों की, वो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आता है। फिर उसके बाद में आता है कि इनफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर और कि भाई पर्सनालिटी मैच होनी चाहिए, साथ में ख़राब नहीं दिखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने 2 लोगों को डेट किया है, एक जो बहुत ही सुंदर पर फिनेंशियली ओके, और बाकी भावों के तल पे तो सब कुछ मिल रहा था तो इसलिए मैंने डेट किया। सेकंड जो है उसमें भावों के तल पे सब कुछ सही था, फिनेंशियली बहुत ज़्यादा था और लुकिंग वाइज ओके, ठीक है, ये हुआ।
अब जब मैं बायोडाटा देखती हूँ और मैं लुक्स की वजह से किसी के लिए मना कर देती हूँ, तो मेरा ये होता है उसके अंदर कि मैं यहाँ पर उस इंसान को भाव से तो नहीं जान सकती, मैं 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा बात कर लूँगी किसी लड़के से और फिर हाँ बोलना होगा या ना बोलना होगा। तो रूप ही जांच लेते हैं हाँ? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर पर्सनालिटी या बातचीत का तरीका या चॉइसेस थोड़े लेवल पे ही मैच हो रहे तो मैं ना बोल देती हूँ कि मेरे को अब जिस पैरामीटर को मैं नाप सकती हूँ वहीं पे नाप करके उसको रिजल्ट में लाऊंगी ना, तो वो चीज़ सही है या गलत है। और इस फिर मेरे पर को मिलता है कि तुमने भी तो पहले कम सुंदर लड़के को डेट किया, तो अभी क्यों उसमें नाटक है। देखिए ये पेरेंट्स के साथ क्या करें पर अभी हम आएंगे, वो हमारा अगला मुद्दा है कि पेरेंट्स नहीं तैयार हो रहे, वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं। पेरेंट्स नहीं, तो इसमें मेरे को जानना है कोई कि भी जो मेरा ये क्या बात कह right रहा हो कि question नाटक है। क्यों कर रहे हो, तब दूसरा आ गया ना बीच में। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे मैं फिर डिसाइड करूँ, मैं बता लव मैरिज में अलग हो जाती है और अरेंज में अलग हो जाती है। बता रहा हूँ एग्जैक्टली मैं अब इसी बात को उत्तर देने वाला हूँ, ये लव मैरिज अरेंज मैरिज और बाकी चीज़ों के संदर्भ में। देखिए अल्टीमेटली अगर समझ की जगह पर हम पता नहीं कर सकते अगले को, भाव की जगह पर व्यवहार की जगह पर पता नहीं कर सकते, तो वो सिक्का उछालने जैसा है, हेड आएगा कि टेल कोई नहीं कह सकता। ठीक है, अब सोचने की जगह, मैं अब स्पेसिफिक केस नहीं कहूँगा, सोचने की जगह हमारे समाज के लिए ये है कि समझ भाव विचार अगले का हमको अधिक से अधिक पता चल सके, उसके लिए क्या डिजाइन हो लड़का ढूंढने का या लड़की ढूंढने का। प्रश्न ये बनेगा कि अगले की समझ की हालत का हमको पता हो, उसके भाव की हालत का पता हो, उसके व्यवहार का हमको पता हो, उसकी आदतों का हमको पता हो, जो आज के दिन 2-4 मीटिंग में लोग छुपा ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, अगला झूठ बोल जाता है सफ़ेद। तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि डिज़ाइन हम कैसा बनाएं ताकि इन चीज़ों के बारे में हमको पता चल सके, नहीं तो प्रॉब्लम तो होती ही रहेगी। तो सोसाइटी के बड़े स्केल पर तो उस बात को सोचने की ज़रूरत है कि वो डिजाइन्स कैसे बने, वो सामाजिक मुद्दा है और हम सबको उस पर सोचना चाहिए कि वो कैसे हो सकता है। ठीक, उस दृष्टि से मैरिज में लड़के लड़की को कैसे ढूंढा जाए, उसके डिजाइन्स क्या बनाए जाएं ताकि सहजता से वो पता चल सके, उसके उपाय ढूंढने चाहिए हम सबको। तब तक के लिए क्या करें तात्कालिक रूप से, उस पर अभी आता हूँ कि उनको पता कैसे करें। बट अपने लिए ये बात पहचान लिया जाए कि एक बार ये मस्ट वाली लिस्ट अगर हमने खींच ली, तो इन लड़कों के साथ आप या इन लड़कियों के साथ आप देखने का काम कर सकते हैं। उसके साथ ये नीचे की लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर लीजिए। सब किसी को नहीं मिलता है, ठीक है, सब किसी को नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। जी जी, दूसरा इसमें भी अब बायोडाटा में क्या होना चाहिए और प्रॉपर्टी एक तरह की किसके लिए देख रहे हैं, दोनों तरफ देखना चाहिए या क्या होना चाहिए? वही देखना तो ये दोनों ही चीज चाहिए। जहां अपनी अपेक्षा सर्वाधिक पूरी होती हो, सर्वाधिक इसीलिए लिखा है कि उसको मैक्सिमाइज ही कर सकते हैं, वो ऑप्टिमाइज ही कर सकते हैं, सारा नहीं हो सकता। और जहां अगले की अपेक्षा को हम पूरा कर पा रहे हों वो भी जरूरी है। और इसमें जितना क्लियरली और जितना ऑनेस्टली हम चीज़ों को अपनी तरफ से रखते हैं, उतना विवाह के सफल होने की संभावना है। जितना उसको हम छुपाएंगे या झूठ बोलेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स होने की बात, उतनी प्रॉब्लम्स होने। अभी समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें बच्चा बच्ची के संस्कारों की प्रवृत्तियों का या उनके गुण अवगुणों को पहचान करके फिर अपन शादी करें। अभी तो रूप पद धन बल यही चलता है। अगर वही चलता है तो हमको पता ही होना चाहिए कि हम इसी शौक वजह से, से वही डाइवर्स रेट जो लगातार बढ़ती जा रही है। फिर तो हमको पता ही होना चाहिए कि हम शौक से अपने गले में पट्टा बांध के कुएं में कूदना चाहते हैं तो कूद जाए। वो हेड टेल वाली आपने बिल्कुल संयोग से वो ठीक भी निकल जाता है, कई बार नारियल खराब भी निकल जाता है। वो तो होगा ही ना जी, आर्बिट तो ऐसे ही चलेगा, कौन पूछ रहे। हाँ, एक माइक इधर कोहू दीदी को दे दीजिएगा, आप बोलिए, आपको सुनता हूँ। जब आप सर्वाधिक का यूज करते हो, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि ऑप्टिमाइज, इस लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज। तो जब हम एक
परफेक्ट ब्लैक और वाइट नहीं रखते हैं, ग्रे एरिया आता है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। पहले सेशंस में भी ये अंडरस्टैंड तो हुआ है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस क्यों आ रहा है, और अगर ये आप एक्सेप्टेंस रख रहे हो एज प्रपोजल फॉर नाउ, इसका मतलब है कि जब तक हम उस 3 भावों में परफेक्शन नहीं लाते तब तक ये क्या कॉम्प्रोमाइज तरीके से ले, इज दैट अ गुड वे ऑफ इमेजिनिंग दिस इंटेंशन? जब वो 3 भाव नहीं हुआ है तब भी यही उपाय है, और वो 3 भाव हो भी गया हो तब भी आपको ये लिस्ट बना के एक ऑप्टिमाइजेशन को देख लेना इस रूप में जरूरी है कि परिवार और समाज की व्यवस्था में भागीदारी हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बताऊं, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, ठीक है, खेती कभी की नहीं, ठीक है, लेकिन वो देखने से ही बचपन से मुझे खेती का जितना सेंस है आपको नहीं होगा अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है, नहीं होगा आपको सेंस। तो जिस परवरिश में हम पले बढ़े हैं उसके तहत कुछ चीज़ें स्किल के रूप में भी, वैल्यूज़ के रूप में, संस्कार के रूप में हम में स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। उसको जितना ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज हम कर पाएंगे हमारा परिवार के रूप में वो जीना उतना स्मूथ होगा। जैसे आपको रोटी खाना हो, हमको चावल खाना हो, मान लीजिए एकदम 180 अपोजिट है, रोज़ घर में 2 खाना बनेगा ना, आपके लिए रोटी, हमारे लिए चावल, ठीक है, हमारा काम तो डबल हो गया ना। तो अगर चावल वाला ऑप्शन मिल पाता या रोटी वाला आपको मिल जाता तो चीज़ें आसान हो जाती। उस ऑप्टिमाइजेशन की दृष्टि से भी इसका बहुत ज़रूरत है, इसका बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मान लीजिए आप व्यवस्था में भागीदारी की दृष्टि से ही अमेरिका जाके भागीदारी करना चाहते हैं तो लड़की को अंग्रेजी तो थोड़ी आनी चाहिए जो वहाँ बोल सके और रह सके, नहीं तो कैसे चलेगा? नहीं, हाँ, उनका माइक पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ फिर आप पे आता हूँ। एक तो ये समझ में आ रहा है कि लिस्ट कितनी भी बनाए बेसिकली समझ के आधार पे, है ना, जो पर्सपेक्टिव्स है वो मिलने के आधार पे, एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम वो ये बनेगा, इस लिस्ट में नंबर 1 पे फिर वो आएगा, वो रहेगा। बिल्कुल, वो आएगा। बिल्कुल। तो 2 चीज़ें लगती है, एक तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी कई बार कंडीशनल होती है वो लिस्ट में भी, कि अगर ठीक है ये चीज़ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी या ये चीज़ में चल जाएगा, वो चीज़ में चल जाएगा, बस वो ऊपर के 3 जो है वो शायद नॉन नेगोशिएबल्स रहेंगे। हाँ, 2, 3, 4 जितने भी जिसके हों, 3 कोई मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ। किसी के 1 होंगे, किसी के 4 होंगे। कंप्रोमाइज वाली लिस्ट नीचे है, नॉन निगोशिएबल वाली ऐसे है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारे एक फ्रेंड थी, उसने फिक्स कर रखा था कि मैं उस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूँगी जो अल्कोहल लेता हो या सिगरेट पीता हो, उसका लिस्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, उसकी कंपल्सन में। तो बहुत सारे जैन वाले फिक्स कर देते हैं लहसुन प्याज नहीं खाता हो, ठीक है, वो लिस्ट में ऊपर चला जाएगा उसके। कंटिन्यू। तो ठीक है, ये नॉन नेगोशिएबल्स तो समझ में आता है, पर जैसे आपने कहा कि सब में सब चीज़ें नहीं मिलेगी, पर ऐसा इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है जस्ट बिकॉज वो नीचे है। तो क्या हम मेजॉरिटी के हिसाब से उसको देखेंगे कि इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे, कि अब जैसे ये मेरी एक लिस्ट है पर मेरे पापा की भी एक, मेरे मम्मी की भी है, तो हमारी एज अ फैमिली कॉमनैलिटीज क्या निकलती है उसके बेसिस पे देखेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हमको लड़के के साथ जाके लिस्ट मैच कराने के पहले अपने परिवार की एक सिंगल लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास। तो परिवार में कम्युनिकेशन कैसे करें उस पर मैं आऊँगा अभी, बट ये जो लिस्ट बनी है वो लिस्ट तो मेरे परिवार की स्वीकृति के साथ है, स्वीकृति के साथ है, वहीं पर पहले वो हो जाने की जरूरत है। ये बात मुझे समझ में आ गई। हमने लिस्ट भी बना ली, फैमिली की लिस्ट से भी अलाइन कर लिया, बायोडेटास भी आ रहे हैं, मिल भी रहे हैं लड़कों से, सब हो रहा है। बट द प्रॉब्लम हियर लाइज इज कि एवरीबडी नोज हाउ टू प्रिटेंड, और 6 महीने 1 साल तक प्रिटेंड कर लेते हैं लोग। 1 साल मैं तो बहुत कम बोल रही हूँ, पीपल कैन प्रिटेंड फॉर लाइक 6 to 7 years एंड आई हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ दैट। ठीक बात। उसने मेरे सामने 3 महीने प्रिटेंड कर लिया, आई सेड यस, क्योंकि वो तब तक मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। शादी के बाद में फिर उसने उसका असली चेहरा दिखने लगा, ट्रू कलर्स रिवील कर दिए, तो फिर या तो वो ड्रम में होगा या मैं ड्रम में हूँ। बढ़िया।
तो मैं इसी को पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर और प्रश्न पर आएंगे। ये हमारा अगला टॉपिक है। एक बार ये सारे के दृष्टि से आपने किसी को चूज कर लिया, दोबारा सवाल पूछेंगे जो आपस में बात करेंगे। एक बार अगर आपने किसी को चूज कर लिया इसमें, अब मिलने जा रहे हैं, तो कैसे पता करें अगले के बारे में? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर लौट के आ जाएंगे। इस पर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो और कर लेंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं तो अगला कैसा मिलेगा, इसकी 100% गारंटी तो किसी एल्गोरिथम से नहीं हो सकती। मैं यहाँ से घर लौटूंगा, अभी जिस ट्रेन से जाऊंगा उसका एक्सीडेंट नहीं ही होगा, ये कौन बता सकता है? तो फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही हम निकाल सकते हैं कि संभावना के रूप में अधिकतम ठीक हो। कंफर्मेशन कोई भी नहीं दे सकता, संभव ही नहीं है किसी भी चीज का, ठीक है, किसी भी चीज का कंफर्मेशन का कोई वे नहीं है फ्यूचर का। वो चीजें खुली हुई हैं अनंत संभावनाओं के साथ, उसमें ऑप्टिमाइज करने की बात है। ये पहले समझ लीजिए कि यहाँ अब गारंटी का मुद्दा नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन का ही मुद्दा है। गारंटी पॉसिबल ही नहीं है, इसमें पॉसिबल ही नहीं है, संभावना ही नहीं है गारंटी की। ये समझ में आया? अब ऑप्टिमाइज कैसे करें या पता कैसे करें इतने समय में हम, तो मैं बार बार कहता हूँ, पिछली बार बात हो रही थी अशोक गोपाला जी से, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि पहला मूलभूत सिद्धांत ये है कि जिस लड़के या लड़की से तुम मिल रहे हो ना, और उस समय जैसा वो प्रस्तुत हो रहा है, जैसा वो अपने को शो कर रहा है, ये उसका बेस्ट है, तुमको उससे खराब मिलने वाला है, इतना पक्का है। क्योंकि हम सब अपने बेस्ट के साथ ही वहां पर जो बेस्ट प्रिटेंड कर सकते हैं ना, हम वैसे ही प्रस्तुत होते हैं, ठीक। पूछोगे कि कितना ज्यादा वो होगा, प्रिटेंड कर रहा होगा, तो सामान्य न्याय से मैं ये मानता हूं कि जितना तुम कर रहे हो उतना तो मान ही लेना चाहिए अगले का भी। कि नहीं? सिंपल सी बात है ना जी, कि जितना हम प्रिटेंड कर रहे हैं उतना तो मान ही लेना चाहिए अगले का भी कि उतना प्रिटेंड है, ठीक। अब उसके बाद भी कैसे पता करें, ठीक है। तो देखो, किसी के भी समझ को पता करने का तो एक जो तरीका हम अपना सकते हैं उतनी देर में, वो है अगले को सुनना बजाय बोलना। जितना आप अगले के पर्सपेक्टिव को सुनने का काम करते हैं, उतना आपको अगले के बारे में पता चलता है। हो सकता है अगला बोलने में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर भी दे, करना आसान है। उन सारे प्रश्नों को लौट करके अपनी पारिवारिक जिंदगी, उसकी जो अभी तक की पारिवारिक जिंदगी है और फ्रेंडशिप की जिंदगी है, हमको उस संदर्भ में बात करनी चाहिए, न कि किताबों के बारे में उसने क्या पढ़ रखा है और उसके कोट सुनने में समय लगाना चाहिए। वो तो किताबें पढ़ के आदमी बहुत कुछ बोल ही लेता है, कर ही लेता है, लेकिन जिस जिंदगी को वो जी रहा है आज के दिन ना, उसके संदर्भ में हमको बात करनी चाहिए और उसमें भी सुनना चाहिए प्रधानता से, बोलने के बदले। ये एक जगह है जहां से उसका थोड़ा पता चलता है। पता करने की दूसरी जगह है, ये पहला समझ में आया, ठीक है। पता करने का जो दूसरा जगह है ना, वो है उसके फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स में से आपको किसी से कनेक्शन हो तो बहुत आसानी से पता चल जाता। हमारे यहाँ किसी का एक बायोडाटा आया था, एक लड़की की शादी के संदर्भ में, उसके घर वालों ने बायोडाटा भेजा था किसी लड़के से शादी के लिए। संयोग से वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ का कोई कॉमन कनेक्शन था हम लोगों का, तो उससे पूछे तो पता चला उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है वहाँ और पूरा कॉलेज जानता है उसको, ठीक है। तो बहुत बार घर वालों को भी बहुत कुछ पता नहीं होता है अपने बच्चे बच्चियों के बारे में। खास करके जब से ये हॉस्टल की जिंदगी शुरू हो गई है ना, तब से माँ बाप का संस्कार और बच्चों का संस्कार भी बहुत अलग हो गया है। पर ये मित्र वाला जगह है जहाँ अगर कोई ऑनेस्टली आपको बताने वाला हो फ्रेंड सर्कल में,
वो सबसे अच्छा जगह है जहां से आपको अगले के बारे में पता चल पाता है। तो डायरेक्टली अगर पूछिएगा तो उसकी जो आज की जिंदगी है उससे जुड़े शेयरिंग को सुनने से पता चलता है। दूसरा जो पता चलता है वो फ्रेंड सर्कल से, अगर कॉमन फ्रेंड निकाल पाएं आप या कॉमन के कॉमन भी निकाल लें तो पता चल जाएगा इनके लक्षण कैसे हैं। नहीं, ये दूसरी जगह है। तीसरी जगह जो उसको पता करने की है वो है, अब मैं इनडायरेक्टली पहले बोल रहा हूँ फिर आता हूँ। तीसरी जगह जो उसको पता करने की है वो है जहाँ भी उसका घर परिवार है या जहाँ वो रहता है। घर परिवार से भी ज़्यादा सटीक है कि अगले कुछ वर्षों में रहा है उसके पास पड़ोस के लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, घर होना महत्वपूर्ण नहीं है। घर तो मेरा बिहार है, लेकिन कौन बताएगा बिहार में आपको मेरे बारे में। दो मिनट और दीजिए, माइक तब तक लेके रखिए, 2 मिनट बस दीजिए। तो ये तीसरी जगह है जहां से आप पता कर सकते हैं। चौथा है अगले के जीने के सामान्य ऑब्जर्वेशन से भी कई सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी की बात हो रही थी, वो लड़के से मिली ना, तो आप बात करते हैं ना, वो उसके दांत को देख के बता दी कि इसको गुटखा खाने की आदत है। ठीक है, पता चल जाता है। तो आप अगर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ना किसी को नीचे से ऊपर तक, हम अपनी अपेक्षाओं में जितने लदे होते हैं ना उतना कम दिखता है। थोड़ा आराम से अगर ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे ना किसी का ऊपर से नीचे तक, तो बहुत सारा कुछ उससे पता चल जाता है। बहुत सारा कुछ उससे पता चल जाता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं उसका। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी धीरे धीरे अपनी बढ़ानी चाहिए। अगले के बिहेवियर का, एक्शन का, और अगला जैसा भी हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है उसका, ठीक है, वो कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अभी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी आपके प्रश्न होंगे तो और रिस्पॉन्ड कर दूंगा। भैया जैसे वो दीदी ने वो बताया था कल वाला इंसिडेंट, तो उसमें आपने बोला, उन्होंने बोला था कि ये पुरानी सोच दिखती है, फिर आपने बोला कि पुरानी सोच का बोल के आपने सारे पुराने लोगों को एक साइड खड़ा करके उनको जजमेंट दे दिया। तो अभी आपने बोला कि हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं तो उनके माँ बाप का और उनका सोच अलग हो गई है, तो आपने पूरे हॉस्टल समाज को एक तरफ करके जजमेंट नहीं कर दिया। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद हॉस्टल में रहने वाला हूँ। ठीक है, और मैंने बहुत प्रिसाइजली स्टेटमेंट को कहा था, खास करके जो हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं उनकी दूरी बढ़ जाती है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्टल में रहने वाले सभी नालायक होते हैं। मैं खुद हॉस्टल में रहा हूँ जी, मैं तो खुद ही हॉस्टल में रहा हूँ। तो आपने पूरा हॉस्टल का ही बोला था भैया। सुधार लेते हैं, अभी सुधार लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है जी। अगर मैंने कहा है तो उसको अभी सुधार लेते हैं। जी, एक तो आपने बोला कि उनके नेबर्स से और फ्रेंड्स के थ्रू आप पता करो, तो पहला क्वेश्चन तो है कि क्या वो सही है, उसको सामने वाले इंसान को क्या इस चीज़ से बुरा नहीं लगे कि मेरे को वेरीफाई कर रहे हो। अब आपके यहाँ का क्या कल्चर है ये तो आप पता करेंगे, हमारे यहाँ तो कोई माइंड नहीं करता। मतलब दोस्तों से पूछने में मुझे लगता है कि लोगों को माइंड, मतलब फैमिली नेबर्स के थ्रू बड़े लोग जब करते हैं तो उसमें क्योंकि पर्सनल लेवल पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो बुरा नहीं लगता। पर अगर मैं किसी लड़की के लिए उसके दोस्त को पूछा उसको पता चलेगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा वियर्ड होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर वैसा है तो उसको लिस्ट से काट लीजिए, उसको लिस्ट से काट लीजिए, फिर बाकी 3 ही ऑप्शन है आपके पर पास। वो गलत थोड़ी है। गलत है कि नहीं है का देखिए, सारा उत्तर अभी मैं गलत सही पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि ये प्रक्रिया चल कैसे सकती है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज ऑफेंसिव लगता है तो उसको हम नहीं करेंगे, वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और उसके अलावा जैसे ऑब्जर्व, लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो लोगों के हाथ में है। तो मतलब अगर उसके दोस्त और नेबर्स से हम पता करते हैं तो वो तो अपने हिसाब से अपना ऑब्जर्वेशन देंगे, और उनको हम कितना ही जानते हैं कि हम उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक डिसीजन लें, तो वो एक कन्फ्यूजन है। फिर वही उसको अगर देखिएगा तो मैं फिर से ये ध्यान दिलाऊंगा, गारंटी कहीं नहीं है, 100% गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं।
नंबर 2, समाज की व्यवस्था ऐसी बनने की जरूरत है कि इन चीजों का बहुत सहजता से पता हो सके, पता हो सके। उसको सोचना चाहिए कि कैसे ये हो सकता है समाज में ये व्यवस्था कि कोई किसी के बारे में पूछे तो बहुत आसानी से बताया जा सके कि ये लड़का ऐसा है या ये लड़की ऐसी है। वो डिजाइन तो बनना चाहिए समाज का। वहाँ से ये सब प्रश्नों के ठीक से उत्तर मिलेंगे। लव मैरिज ठीक है, अरेंज मैरिज ठीक है कि कोई और मैरिज ठीक है। भारत में 7 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। एक प्रपोजल है भैया मेरी तरफ से कि अपन ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि जीवन विद्या से जो लोग जुड़े हुए हैं और फिर उसमें जो यूथ है उनका एक कोई ग्रुप बना करके वी कैन इंट्रोड्यूस ईच अदर। ईजी हो जाएगा भैया ये सब बहुत ज़्यादा। मैं इस प्रस्ताव को सुनील लागीवाल जी के लिए और संध्या भाभी के लिए फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ये भूमिका गार्जियंस की है तो हमने तुरंत फॉरवर्ड कर दिया उसको। तो अब बताएंगे वो सेशन के मतलब इस 7 दिनों के 8 दिनों के अंत तक वो बताएंगे कि क्या सोच और कर सकते हैं वो इसके लिए। हाँ अभी देखते हैं ना। हाँ हो गया। नहीं अभी जरूरत नहीं है। और किनका प्रश्न है जी बताइए। हाँ इनका प्रश्न है, दे दीजिए। भैया जैसे आपने तरीके बताए हैं 4 तरीके की, सुनना है, बोलना कम है, और दूसरा है फ्रेंड सर्कल से पता करो, और तीसरा है नेबर से पता करो, और चौथा है कि सामान्य ऑब्जर्वेशन करो। तो ये चीज़ें तो यार लड़के भी सुन रहे हो, लड़कियाँ भी सुन रही है। बिल्कुल। तो दोनों सुनना शुरू कर देंगे ना तो फिर क्या दोनों सुनना शुरू कर देंगे ना, घर के झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। तो मेरा ये सवाल था कि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब फ्रेंड से जो पूछते हैं ना वो तो 80% तो गलत ही निकलता है। मतलब वो तो तारीफ ही करेगा, यार मेरा तो दोस्त। इसका मतलब आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा कमजोर है। हाँ। मेरा एक्सपीरियंस इसका उल्टा है। मैं तो एक उदाहरण आपको बताया ना, ठीक है। मैं ऐसे 20 उदाहरण अपनी ज़िंदगी में जानता हूँ जहाँ फ्रेंड सर्कल से हमको बहुत सीधा इन्फॉर्मेशन मिल गया, क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है। जहाँ वो फ्रेंडशिप नहीं होगी आपकी अच्छी, वहाँ तो कोई कुछ भी बोल ही जाएगा। वो बात सही है, वो तो बात सही है। इतनी बड़ी चीज में आप फ्रेंड के नाम पर ही सांप बिच्छू पाल रखे हैं क्या? तो जरूर नहीं वो सही, जो चीजें नहीं है उनको भी बताता है कि हाँ मेरे फ्रेंड के पास ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं, तो वो तो फिर गलत डायरेक्शन में जाएगा। और इसका मतलब वो आपका फ्रेंड है कि नहीं है? मेरा उनका फ्रेंड है। आपका है कि नहीं है? मेरा तो है। मेरा तो है। और आपका मतलब सेम फ्रेंड नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जो आपका कॉमन फ्रेंड हो, ठीक है, वहां से वो बात निकल के आ सकती है। या 2 लेयर में भी फ्रेंडशिप हो आपका, तो भी जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आपके साथ कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो क्या उत्तर देगा? नहीं तो विशुद्ध झूठ बोलेगा कि नहीं, शुद्ध झूठ, थोड़ा भी मिलावट नहीं। और सामान्य ऑब्जर्वेशन के लिए तो टाइम चाहिए भैया, और टाइम तो साथ रहकर ही निकलेगा, और इसके लिए सोसाइटी अलाउ नहीं करती कभी कभी। मैक्सिमम टाइम तो ऐसे ही होता है। वही तो अल्टीमेटली अब आप देखिएगा तो लौट करके हमको समाज की व्यवस्था ऐसी सोचने की जरूरत है कि 20 साल 22 साल के बाद ही तो शादी की बात कर रहे हैं जी। आजकल तो 28-30 साल में बात करते हैं। क्या समाज का कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि 28 साल जो बच्चा कहीं जिया है उसका इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके? 28 साल की जिंदगी तो जी ली है ना। पहला 5, 7, 8 साल छोड़ भी दें, 10 साल से लेके 25 साल तक ये जो 15 साल आप जिए हैं उसकी सूचना हम तक सटीक मिल जाए। समाज के ऐसे सिस्टम को बनाने को हम क्यों नहीं सोच सकते? बाहर ही रहते हैं ना जी, तो रहते तो कहीं समाज में हैं। मैं क्लास 6 के बाद 4th से ही जो है मैं घर से निकल गया, दीदी के पास था 3 साल, तो वहाँ है ना। उसके बाद मैं 6 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा, है ना। IIT 10 साल हैं तो है ना। तो कोई सिस्टम ऐसा बन ही सकता है ना जो मेरे IIT में 10 साल रहने की रिपोर्ट आपको दे सके।
मेरे कॉलेज में 6 साल रहने की, स्कूल में 6 साल रहने की रिपोर्ट आपको दे सके और दीदी के यहाँ 3 साल रहने की रिपोर्ट दे सके। ऐसा सिस्टम हमको आपको सोचना चाहिए। एक दिन में बन जाएगा मैं ये भी नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचेंगे तो सॉल्यूशन तो यही दिखाई देता है। और बहुत कठिन भी नहीं है सिस्टम बनाना, आज के समय में देखिएगा तो बहुत कठिन नहीं है। सोचने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बाकी तो जो दीदी कह रही ना, कितना दिन साथ रह के पता चल जाएगा, ये भी बहुत कठिन प्रश्न है। और उतने दिन साथ रह के भी हम क्या करेंगे वो भी तय करने की बात है। जी माइक। सर, किसी को सिलेक्ट करते समय ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उनका जो 10 से लेके 20 साल का जो उम्र है उनका लाइफ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके पर्सनालिटी में और उसमें, तो उसको कितना कंसिडरेशन दिया जाए कि आज का आदमी तो शायद अलग होगा या जो भी है, बट पुराना लाइफ या व्हाटएवर उसको कितना कंसिडरेशन देना चाहिए, क्या समझना? ये डिपेंड करता है इस बात पर कि अगर आप एक ऑनेस्ट शेयरिंग शुरू करेंगे ना, जैसे अगर आप हमसे पूछेंगे तो इम्पॉर्टेंट तो ये करता है कि हम आज क्या है, मैटर तो यही करता है कि हम आज क्या है। लेकिन हम आज जो हैं ना उसमें बहुत सारा हमारे पास्ट का योगदान है, ठीक है। वो दोनों बिल्कुल अछूता नहीं है, ठीक है, एक लेवल पर जुड़ा हुआ है। तो पास्ट की वो चीज़ें जिनसे मैं आज बाहर आ गया हूँ, उसका तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आप हमसे पूछेंगे लौट करके, आपने कहीं से पता किया और आप पूछेंगे, ठीक है, बहुत संभावना तो ईमानदारी से अगर मैं चलूँगा तो मैं तो पहले बता दूंगा आपको कि ये प्रॉब्लम थी और मैं बाहर आ गया हूँ। आप पूछेंगे तो भी मैं यही बात बताऊंगा। उसको आप जितना वेरीफाई करना चाहें कर लीजिए, कर लीजिए। हाँ जी, बड़े लोगों के लिए प्रश्न ओपन कर ले। हैं मुद्दे अब तो कई सारे हैं अगर आप कहो तो ये तीनों को भी रिस्पॉन्ड कर दें। ये तो आप ही सुनाइए दादाजी, ये हम नहीं सुनाएंगे। भैया, जो आपने पॉइंट्स ऐड किए ना, उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक लगे तो। और क्योंकि हमारे कंटिन्यू सिस्टम में ऑलरेडी, मैं आपके उत्तर देने के पहले बता दूं, मैं कोई क्लोज सेट पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो डिस्कशन को ओपन कर रहा हूं। जितनी और चीज़ें आप ऐड करेंगे जो हम सब के लिए यूजफुल हो पाए, बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे 2 चीज़ ही बोलनी है जी। एक तो मेरा प्रश्न नहीं है अभी, एक तो मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ है और अभी भी चल रहा है और पहले तो था ही। जो हम विवाह करते हैं जनरली हमारे या तो रिश्तेदार हैं या जान पहचान है या कोई एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर है जो दोनों को जानता है। उस पक्ष को भी अगर महत्व दिया जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। एक उसमें रेंज थोड़ी कम हो जाती है, पर उस रेंज में जो बाकी अपेक्षाएं हैं वो प्रायोरिटी पे आ गई, इसलिए उस रेंज को हम बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज उस रेंज को भी ले तो बहुत सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पूरी हो सकती है और वो इन चेक पॉइंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग। समझ गया, आगे बताइए। दूसरा जो मेरा था, एक जजमेंट हो गया आपकी तरफ से, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। सुनील भैया के कंटेक्स्ट में मैंने पूछा था, मैंने इतना सा था, और वो था कि क्या स्कोप है क्या। मैं गार्जियन की तरफ नहीं बोल रहा था, मैंने पूछा, उन्होंने वो जो बोला था उसके आधार पे मेरा इतना सा था कि श्याम भैया अभी स्कोप है क्या। ठीक है ना, बस इतना सा। अभी इस दूसरे पे मुझे कुछ रिस्पॉन्ड तो नहीं करना है ना। हाँ नहीं, लेकिन वो आपकी तरफ से जजमेंट थोड़ा ठीक नहीं हुआ, मैं उसको रिव्यू कर लूँगा। मैं तो खुला ही हूँ जी, मैं तो सारे अगर कहीं भी हो जाए मैं तो ठीक करने को एकदम खुला हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूर्ण पुरुष परफेक्ट हूँ, ठीक है, खुला हूँ। जहाँ भी ध्यान दिलाएंगे हम उसको ठीक कर लेंगे जी, इसके लिए मैं ज़रूर खुला हूँ। बढ़िया। तो श्याम भैया कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ जी। एक मिनट, बड़े लोगों के प्रश्न पर हम आते हैं, हमको 2 मिनट दीजिए। और भैया, शादी क्यों करनी है, किससे करनी है, हो गया, कब करनी है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है।
कब करनी है का अगर एक हमसे पूछिएगा मानवीय समाज का उत्तर क्या है, ठीक है, तो आज के दिन आदमी की जो उम्र है ना वो सामान्य रूप से 75-80 ईयर्स रह गया है, 80-90 मान लो, ठीक है, ठीक है, हाँ सुनना इसीलिए जरूरी है, आप बाकी कहीं लगे रहेंगे तो फिर ऐसे ही निष्कर्ष निकालेंगे कि शादी 70 साल की उम्र में करनी है। मैं कह रहा हूँ एक आदमी की सामान्य उम्र आज के दिन देखेंगे तो 80 ± 10 ऐसा रह गया है। मैं मानता हूँ कि उतने समय में ये जरूरी है कि जो बेटे का बेटा हो ना उसका भी पालन पोषण एक लेवल का हो जाए, क्योंकि जो पोते का पालन पोषण है ना, पोता पोतियों का 3rd जनरेशन, उसके पालन पोषण में दादा दादी की बहुत भूमिका है, ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत भूमिका है। तो ग्रैंड पेरेंट्स के जब तक हाथ पैर ठीक हों खाट पे पहुंचने के पहले और उनकी जो सेवा चाहिए उसके पहले अगर बच्चा बड़ा हो जाए ना तो वो उम्र हमको ठीक लगती है। उस दृष्टि से एक बैक कैलकुलेशन करके देखोगे तो ऐसा लगता है कि 24, 25 ±2-3 ईयर्स, यानी मान लो 21-22 से लेकर के 27-28 तक हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो चेन ठीक हो सकता है। अल्टीमेटली पूछोगे हमसे तो वो क्राइटेरियन है, पर अगर आज के दिन पूछोगे तो आज के दिन मुझे एक दूसरा क्राइटेरियन भी लगता है कि कैरियर के रूप में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका एक रीजनेबल लेवल का सेट हो जाना जरूरी है। वो रीजनेबल लेवल का अगर सेट नहीं हुआ है तो एक साथ कितने सारे प्रेशर को आप हैंडल करेंगे। प्रेशर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी नया काम करने जाते हैं हमारी उसकी उतनी तैयारी होते हुए भी थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दिनों में कई सारे चैलेंजेस हमको आते ही हैं, तो कितने एरिया में उसको डील करेंगे। तो मेरा सोचना तो ये है कि एक लेवल का अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए और 27 के बदले 25 के बदले 27 ही हो गया, 28 भी हो गया, तो मेरे को लगता है कि ठीक है। पर अगर वही क्रॉस कर रहा है 30, ठीक है, तब तो मुझे लगता है कि जो भी फाइनेंशियल अब हमारा सेट हो गया है कैरियर के रूप में, मोर और लेस उसको फाइनल मान लेना चाहिए, उस पर आगे काम करते रहना चाहिए, मैरिज को प्रोसीड कर लेना चाहिए। तो अपर लिमिट हमको वो लगता है कि उसके बाद तो हमको बॉडी के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा जो बताएंगे वो तो साइंस का अध्ययन किए हुए लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैं उसमें बहुत मैच्योर नहीं हूँ, बायोलॉजी वाले ज़्यादा ठीक बताएंगे, बट जितना मेरा सूचना है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि 21 से लेकर के 27-28 की उम्र को उस हिसाब से भी ठीक ही बताएं, ठीक ही बताएं। क्यों जी, हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, बताओ बताओ, माइक दो जी। लेस देन 30 बताया, लेस देन 30 बताया, पास हैं हम अंदाज से ही। जी सर, आपने अभी ग्रैंड पेरेंट्स की भूमिका के बारे में बताया, तो काफ़ी बार अभी रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि दोनों का ही मानना ऐसा होता है कि परिवार से अलग रहे, तो परिवार के साथ रहने का क्या इम्पोर्टेंस है और कितना क्या, ये भी अच्छी बात है। और देखिए, मैं ये सारे मुद्दों पे बता दूं, मेरी तरफ से कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि ऐसा ही रहें, ऐसा ही करें। मैं तो सर हर बात का उत्तर ऐसे ही दूंगा कि परिवार में रहें कि ना रहें, ऐसा सोचते हैं ना, एक लिस्ट बना लीजिए, रहने के क्या हैं, नहीं रहने के क्या हैं, और देख लीजिए कि किस में सुख ज़्यादा है या किस में दुख कम है, उस हिसाब से चुन लिया जाए। ठीक है, एक लिस्ट बना लिया जाए कि रहने के क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, नहीं रहने के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, फिर उसको मैच करा के देख लिया जाए कि किस में सुख ज़्यादा है या किस में दुख कम है, उसको चुन लिया जाए। निर्णय का मैं आपको क्राइटेरियन बता रहा हूँ, हर जगह यही यूज करूँगा मैं। ठीक है, कि एक तो सही गलत पर बात हो ही चुकी है हमारी पहले, अब उसके बाद अगला क्राइटेरियन यही है कि किस में सुख ज़्यादा है या किस में दुख कम है, उस बेसिस पर चुना जाए। सही गलत का क्राइटेरियन तो पहले बात हो चुका है, तय कर चुके हैं। तो ये जो बात कह रहे हैं ना परिवार में भूमिका, इसको थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आता हूँ। देखिए, एक तो अगर संबंध हमको दिखाई देता है जो हमने पहले बात कर रखी है, तो ये चॉइस ही नहीं होता हमारे पास कि माता पिता को बाहर निकाल दें घर से या हम अलग हो जाएं।
ये चॉइस ही नहीं है। फिर अगर वो समझ में आ गया हो संबंध, तो कैरियर के कारण आज के दिन बाहर जाने का हो सकता है, ठीक, निश्चित रूप से आज वो संभावना दिखती है। लंबे समय में आप हमसे पूछेंगे तो समाज का डिजाइन ऐसा बनना चाहिए कि आदमी जहाँ है वहाँ उसको रोजगार मिल सके। इसमें क्या बुद्धिमत्ता है कि बिहार वाले को पुणे उठा के ले जाइएगा, पुणे वाले को अमेरिका, ठीक है। बहुत जरूरी हो तो कर लें, बाध्यता बस तो नहीं करना पड़े ना। इसमें भैया हमारे वहाँ गांव में तो सब लोग परिवार से दूर भागने के लिए शहर में चले जाते हैं। इसीलिए तो, क्योंकि परिवार काट रहा है एक दूसरे को, तभी तो कैरियर के लिए जा रहे हैं, तो वो कारण तो आज के दिन हो सकता है। पर अगर आप पूछेंगे कि साथ रहने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहला जगह तो यही दिखता है कि संबंध में हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। ओल्ड एज में जैसे बच्चों को सेवा की ज़रूरत है, वैसे बड़ों को भी एक लेवल पर सेवा की ज़रूरत है। उसका कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्ग कोई हमारे माँ बाप ही हो रहे हैं, हम भी होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने बुजुर्ग माँ बाप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कल हम भी वही होने वाले हैं। और क्या, तो वो दूसरी जगह है। तीसरा क्या है कि उस उम्र में बहुत श्रम तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों की परवरिश का और शिक्षा संस्कार का सारा काम कर सकते हैं। उस उम्र में जाकर के ऑफिस नहीं जा सकते हो, ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, ठीक, बाकी बिजनेस को नहीं बहुत संभाल सकते हो, लेकिन घर पे बच्चे की परवरिश का काम और उसको शिक्षा संस्कार देने का काम तो बहुत अच्छे से ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं अगर हो साथ में। तो कठिनाई वहाँ शुरू होती है जहाँ हमारे आपसी रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। उसके लिए तो देखिए पहले समझदारी वाले भाग पर काम करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। और अगर उसी का प्रॉब्लम नहीं हल हो रहा हो तो संवाद से हल किया जाए, यही इसका उपाय है। जब तक वो संवाद से हल नहीं हो रहा हो तब तक क्या करें, जिसमें सुख ज़्यादा लगता हो, जिसमें दुख कम लगता हो, वो ऑप्शन चुन लें। तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ अलग रहने से। अगर ये लगता हो कि आज की सारी परिस्थिति के साथ आपका सुख उसी में ज़्यादा है और दुख उसी में कम है, तो उसको चुन लिया जाए। भैया इसी को कंटिन्यूएशन में, जैसे तो जब डिसीजन लेने की बात आती है उसमें क्या फैमिली का जो समझ लीजिए जॉइंट फैमिली में है और एक मैरिड कपल है, तो क्या फैमिली के डिसीजन को प्रायोरिटी दिया जाए कि जो आपस में इन दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया है उसको प्रायोरिटी दी जाए? बढ़िया। तो कब करें शादी का उत्तर तो क्लियर हो गया। अब जो आप प्रश्न ही फॉर्मुलेट कर रहे हैं ना कि ये दोनों कपल के निर्णय को प्रायोरिटी दिया जाए या ज्वाइंट फैमिली को प्रायोरिटी दिया जाए, ये प्रश्न ही यहीं से शुरू होता है कि दोनों में कन्फ्लिक्ट है, अब क्या करें, राइट। उसके पीछे एक स्टेप पहले जाने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा डिजाइन भी सोचा जा सकता है जिसमें इन सबों की सहमति हो। काम तो वहाँ होना चाहिए, फिर बाध्यता बस क्या करें उस पर हम आएंगे, बट काम तो उस जगह पर होने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली जो हमारी फैमिली है और जो हम हैं वो दोनों का निर्णय एक हो सके। और जितना इस लिस्ट को हम कॉमन शुरू में बनाएंगे परिवार के सहमति और सहयोग से, उतना आसान होगा। अगर वो नहीं ही हो पा रहा है और ये दोनों में कन्फ्लिक्ट है तो क्या करें का उत्तर ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम परिवार की नीड को प्रायोरिटी में रख करके चल रहे हैं तो हम उसको सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं आगे, ठीक है। हमको बहुत एजिटेशन या प्रॉब्लम तो नहीं शुरू होगा। अगर लगता हो कि उसको कर सकते हैं तो जिसको परार्थ दृष्टि कहते हैं ना, दूसरे के, कल कोई कह रहे थे दूसरे के सुख दुख को अपने से अधिक महत्वपूर्ण देख पाना, उस दृष्टि से वो किया जा सकता है बशर्ते हम उसको सस्टेन कर पाएं, हमको भी प्रॉब्लम नहीं हो, अगले को भी प्रॉब्लम नहीं हो, तब तो वो कर सकते। वो नहीं लगता हो तब तो देखिए भारतीय संविधान आज के दिन सबको लाइसेंस दे दिया है। 21 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, जो शादी करना चाहे उसी का निर्णय सर्वोपरि है, ये तो संविधान दे रखा है, हम आप क्या कर सकते हैं उसमें। और जाने अनजाने आज के माँ बाप ने भी ये बात मान लिया है, ठीक है, मान लिया है, तो वो अधिकार तो संविधान ही दे रहा है हम सबको कि जो हमारा निर्णय है 21 साल और 18 साल होने के बाद वो सर्वोपरि है। हाँ जी,
आते हैं, आपके प्रश्न पर आएंगे। वो बात अभी हो सकती है क्या कि सिर्फ लड़की को ही घर छोड़कर क्यों आना पड़ता है? कर ही देते हैं इसको रिस्पॉन्ड। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ना कि लड़की को जाना चाहिए कि लड़के को जाना चाहिए, इस पर हमको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए। मैं 2-3 बिंदु दूंगा इस पे। मुद्दा ये नहीं है कि किसको जाना चाहिए, मुद्दा यह है कि जब भी हम समाज या परिवार का निर्माण करने का सोचते हैं, ठीक, तो कोई एक दिशा सोचनी पड़ती है कि किस तरह से हम कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे, तरीके बनाएंगे। और सामूहिक रूप से हम मिल करके जो तय करते हैं, जिसमें लड़के की भी सहमति है, मतलब समाज के पुरुषों की भी सहमति है, स्त्रियों की भी सहमति है, डिजाइन तो वही बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उनकी असहमति से, ऐसा प्रश्न से कई बार ऐसा सेंस जाता है कि उनकी असहमति है, हम फोर्स कर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से डिजाइन ऐसा बनने की जरूरत है जिसमें दोनों की सहमति हो, पुरुषों की, महिलाओं की जो सामूहिक सहमति है, उसके साथ जो नियम बनाए जाते हैं उसमें चलने की जरूरत दिखाई देती है। उसमें चलने की जरूरत दिखाई देती है, क्योंकि ये मुद्दा कोई व्यक्ति या परिवार तय करेगा तो उससे समाज नहीं चलेगा। ये तो सामाजिक मुद्दा है, समाज को ही तय करने की जरूरत है। समाज के रूप में उसको हम तय कर देंगे ना तो बहुत उपकारी होगा। ऐसे ही किन कॉम्पिटेंस को डेवलप करके हम आगे बढ़े ना, उसको भी जितना डिफाइन कर पाएंगे ना उतना बेनिफिशियल होगा। ये मैं इस रूप में कह रहा हूँ कि ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि मुझे खाना बनाना भी आना चाहिए, घर की सफाई भी आनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी काम आना चाहिए, घर का एसी खराब हो जाए वो भी ठीक करने आना चाहिए, नल खराब हो जाए वो भी ठीक करने आना चाहिए, ठीक है, कपड़े धोने भी आने चाहिए, ठीक है, बच्चे का पालन पोषण भी आना चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि 20 साल 22 साल की समय में एक बच्चा किन किन योग्यताओं को विकसित कर सकता है। अगर सबको कर सकते हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, किसी जगह पर हमको आपको ये तय करने की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन सा काम आप करेंगे, कौन कौन सा काम हम करेंगे। ठीक है, वो डिवीज़न की भी ज़रूरत पड़ेगी ही। इतना ही है कि उस डिवीज़न के बेसिस के पर जो हम सम्मान अपमान जोड़ देते हैं वहाँ समस्या है। और वो डिवीज़न ज़रूरी नहीं है कि परमानेंट हो, समय समय पर समाज उसको रिव्यू कर सकता है कि ये डिज़ाइन अभी हम देखेंगे, ये डिज़ाइन आप देखेंगे, ताकि बचपन से कम उतनी चीज़ों में तो हम तैयारी रख के आ सकें। उससे ज़्यादा आता हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कह रहे थे? हाँ, आप कुछ कह रहे थे? अभी अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो समाज ऐसे स्तर पर है जहाँ पे हर जितने परिवार उनका अपना एक मानना। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे हम सामाजिक रूप की बात करें तो बैठ के बातें कैसे होगी और कैसा एक सिस्टम बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए, समाज का काम तो बड़े लेवल का काम है, तब तक क्या करें, बहुत सिंपल सी बात है। जिस लड़की से आपकी शादी होने जा रही है ना, उससे और उसके परिवार से तय कर लीजिए कि भाई तुम्हारा यहाँ आने का मन है कि हमको बुलाने का मन है, पूछ लीजिए। ठीक है, जो उसका मन होगा वो बता देगी। वो आप कर सकते हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं कर सकते हैं कहीं और देखिए। अभी के लिए तो इतना सिंपल उत्तर है। और मैं तो अच्छे से सलाह दूंगा, अगर कोई बुलाने को तैयार हो ना, कंसीडर करिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। जी, ओपन कर ले हम बड़े लोगों के प्रश्न के लिए। हाँ, इनको माइक दे दीजिए। भैया भैया इधर कहाँ? इधर। हाँ, बोलिए। भैया, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली अफेयर हो गया। द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू लुक एट द इंटर स्टेट अलायंसेस, वहाँ कॉमन फ्रेंड मिलते नहीं है। देन यू हैव टू गो फॉर प्राइवेट डिटेक्टिव्स। वो कॉस्टली है एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक अलायंस का वेरिफिकेशन में 6 मंथ्स लग जाता है। जी। तो क्योंकि अभी सभी तो प्रिटेंड करते ही हैं और ट्रू पिक्चर तो बाहर आता ही नहीं है जी। और आजकल तो 4-5 को डेट करना तो नॉर्मल बात है। तो ये जेन्यून पता करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी वजह से एज कंटिन्यूस बार होते जा रहा है, तो बड़ी दुविधा में है। पेरेंट्स का स्थिति बहुत तकलीफ में है। ठीक कह रहे हैं, पेरेंट्स की स्थिति तकलीफ में है, ये बात बच्चों को समझने की ज़रूरत है।
पेरेंट्स कह रहे हैं यार, मैं नहीं कह रहा हूँ। पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं तकलीफ में हूँ। तो मैं इनके उत्तर में इतना ही कहूँगा। देखिए, मैं तो प्राइवेट डिटेक्टिव लगाने के पक्ष में भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि हमको धीरे धीरे समाज का डिज़ाइन इसलिए ऐसा सोचने की ज़रूरत है। अब बिहार का आदमी अमेरिका में जाके न्यूयॉर्क में शादी करेगा तो पता करना तो बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। कैसे पता करिएगा? तो कहीं ना कहीं हमको धीरे धीरे ये सोचना ही पड़ेगा कि मैरिज का जो डिज़ाइन हमने बना लिया है कि कहीं जाके कुछ भी करेंगे, उसको कैसे रीडिजाइन कर सकते हैं कि हमको पता चल सके। अदरवाइज बिना गहराई मापे समुद्र में कूदना चाहते हैं तो कूदिए, दोनों चांस है, तैर भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। मेरा कहना ये था जी जी कि जो मम्मियाँ होती हैं वो इसीलिए शायद अपने लड़कों को झाड़ू पोछा बर्तन बचपन में सिखाना चाहती हैं कि राजा बेटा पता नहीं कब चला जाए दूसरों के घर, परंतु ये एक मजाक का विषय था। परंतु कहना ही चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं वो इसलिए पराए घर जाती हैं क्योंकि उनकी जो इमोशनल कॉम्पिटेंसी होती है, भावनात्मक रूप से सहनशीलता, वो पुरुषों और लड़कों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है। लड़का उस चीज को सहन ही नहीं कर पाएगा। अगर 4 दिन अगर वो लड़की के घर में रह गया तो या तो वो बुद्ध होगा बहुत बड़ा और या फिर मूर्ख भी हो सकता है। लड़की ही में वो ताकत होती है जो दूसरों के घर जाकर और सब तरह की चीजों को झेल पाए, वो ईश्वर प्रदत्त है और वो ताकत केवल उसी की है। तो लड़के कमजोर होते हैं, इसलिए ख्याल अच्छा है पर जा नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। तो भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, एज अ गर्ल मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी देखती हूँ और एक कंप्लेंट क्रिटिसिज्म की भी तरह देखती हूँ। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट तो दिया कि हम लोग ज़्यादा सक्षम है और ज़्यादा स्ट्रांग है, पर क्या इसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे झेलने जाते हैं? ये तो बात ठीक नहीं है ना कि जस्ट बिकॉज हमें सहनशीलता है और झेलने के लिए जा रहे हैं और हमारी कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है तो हमको झेलाया जाए। नहीं, वो जो कहना चाह रहे हैं ना, मैं उसका, हाँ आप प्लीज कंटिन्यू। मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं रिस्पॉन्ड करता ये हूँ, तो प्लीज कंटिन्यू। फीलिंग की बात हुई कि सहन करना या उसमें इतना इमोशनल वो है, तो सेल्फ तो मेल और फीमेल होता ही नहीं है, तो ये डिफरेंस हमने कैसे मान लिया? सही बात है, इसको ही रोक लेते हैं। पर उनके कमेंट से एक बात तो पता चलनी चाहिए कि लड़कियों से अगर कुछ कराना हो तो पहले अप्रिशिएट करना सीखो। ये सलाह दे रहे हो। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, डोंट बी सीरियस। तो ये जो कह रहे हैं ना, देखिए ये बात सही है कि हम सहनशील हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हर सारा बोझ हमारे सिर के ऊपर दे दिया जाए। बात ये है कि समाज और व्यवस्था के बनने की दृष्टि से को तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारे एक फ्रेंड जैसा डिजाइन है कि उसकी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे घर क्यों आए, तुम हमारे घर क्यों नहीं आ सकते हो? तो तुम हरियाणा दिल्ली के हो, मैं नागपुर की हूँ, तो बीच में झांसी में घर लेकर रह लेते हैं, दोनों से आधा आधा दूरी पर। तो ये तो न घर का न घाट का वाला हालत हो गया कि न ये माँ बाप अब ठीक रह सकते न वो रह सकते, दोनों घर छूट गया। ठीक, तो जाना तो किसी एक जगह होगा ही किसी को। सोचने में बड़ा अच्छा डिजाइन लगता है कि 6 महीना यहाँ आके रह लो, 6 महीना वहाँ आके रह लो। कहाँ बिजनेस सेट करोगे, कहाँ लोगों के साथ रिश्तों का निर्वाह करोगे, ये सारे डिजाइन को कैसे बनाओगे? करके देखो ना, पता चल जाएगा। 6 महीना में घर बदलते रहने से क्या असर पड़ता है दिखना शुरू हो जाएगा। तो किसी एक को तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब इसको देखना चाहिए। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट का बात शुरू होगा कि ये देखना चाहिए कि परिवार में अगर 10 जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, आप उसमें से 2 कर सकते हो, मैं 10 कर सकता हूँ, तो जो 2 आप कर सकते हो मैं पहले आपको चुनने दूंगा, बचे 8 मैं लूँगा। ऐसे ही तो होता ना जी। घर में अगर 5 काम है, आपको किसी की योग्यता है, आपको किसी की योग्यता है, आपको किसी की योग्यता है, तो जिसकी योग्यता सबसे कम है उसको उसका काम पहले देना होता है, तभी तो उसको काम मिलेगा, नहीं तो बेरोजगार हो जाएगा। मुझे सारे काम आते हैं, तो जो आप सबसे बच जाएगा वो काम मैं कर दूंगा। घर तो ऐसे ही चल सकता है। तो उसको खुले मन से देखना चाहिए। उसको कोई, मैं पुरुष और स्त्री में नहीं बांटूंगा, खुले मन से ये बात को देखना चाहिए कि इन दोनों में से किसकी एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक, वो देखना चाहिए। और परिवार के चलने की दृष्टि से किसी को तो शिफ्ट होना ही है।
जो ठीक लगे वो कर लिया जाए। समाज की दृष्टि से उसको देख करके अच्छे से ऑब्जेक्टिवली कौन सही है कौन गलत है के बदले क्या सही है क्या गलत है ये देखा जाए। तो जब हम सोच रहे हैं कि लड़कों को शिफ्ट होना चाहिए कि लड़कियों को, तो अपने को एक लड़का या एक लड़की बना के नहीं देखें, अपने को ऐसा साइड कर लें और फिर देखना शुरू करें कि ये दोनों में क्या सही है क्या गलत है। जी माइक प्लीज। भैया ठीक है, अभी समाज की ये स्थिति और एक्सेप्टेबल है सबको कि लड़की लड़के के घर जाती है और सब नॉर्मल मैनेज करती है, बट उसके बाद इन जनरल ऐसा हो जाता है कि लड़की के लिए ये सोचा जाता है कि लड़के का परिवार है वो फर्स्ट प्रायोरिटी या परिवार है, सेकंड प्रायोरिटी या फिर जो उसका परिवार था वो रिलेटिव्स हो जाते हैं। समझ गया। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? ये भी एक अच्छा बात है। देखिए ये मुद्दा भी ना, और मैं सब खुले प्रश्न सिर्फ विचार के लिए दे रहा हूँ, पोजीशन के लिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक। ये बात को भी ठीक से देखना चाहिए कि एक तरीका ये हो सकता है कि आपकी 100 किलोमीटर दूर शादी हो गई, 100 किलोमीटर ही मान रहा हूँ मैं, होने को तो आज के दिन 1000 और 10,000 किलोमीटर दूर की भी शादियां हैं। भैया ज्यादा प्रॉब्लम्स तब हो जाती है जब शादी लोकल होती है। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए वही ये सारे डिजाइन्स को सोचने की जरूरत है, ये सब सामाजिक डिजाइन के मुद्दे हैं, ठीक, सामाजिक डिजाइन के मुद्दे हैं। वो डिजाइन अभी का जो है वो ऐसा बना हुआ है कि आप बहू के रूप में जहाँ गए उस परिवार को देखते हैं, तो आपके भाई की भी तो कोई पत्नी आएगी यहाँ, वो इस परिवार को देख लेगी, ठीक है। एक डिजाइन ये बनाया गया। एक दूसरा डिजाइन भी सोच सकते हैं कि भाई पति और पत्नी दोनों आधा आधा जिम्मेदारी देखें। मैं खुला हूँ, हमको बहुत ऑब्जेक्टिवली साइड होके देखना चाहिए कि इसमें से कौन सा वाले में समाज और व्यवस्था ज़्यादा ठीक से चलेगा, वो देखना चाहिए। जैसे आज के दिन में एक उदाहरण बताऊं, सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लड़के लड़कियां सबका संपत्ति में बराबर का हिस्सा होना चाहिए, ठीक, राइट के हिसाब से भी है, संवैधानिक भी है। पता नहीं हमको कैमरा वाले जान तो नहीं लेंगे कि हम संविधान के अगेंस्ट हैं, बट हमको उसका एक सिंपल रिपरकेशन अपने घरों में ये दिखाई देता कि लड़कियां जब शादी होकर चली गई दूसरी जगह ना, उसके पास एक ही उपाय बचता है कि इस जमीन और घर को बेच के पैसा ले जाए। रहने तो नहीं आ सकती, यहाँ रहने तो नहीं आएगी ना, लौट के कैसे आएगी जी। तो हमारे यहाँ तो एक ही काम होता है कि उस जमीन को और घर को बेच करके पैसा ले जाते, ले भी जाना चाहिए। नेट में क्या मिलता है? कुछ नहीं, क्योंकि जहां आप हैं वहां भी तो कोई वाहन है, वो उसको बेच के लेके चला जाता है। तो साइकिल ही तो घूमता है, मिला क्या आपको, ठीक है। आधा आप वहां से उठा के ले आए तो आपका भी तो आधा उठा के लेके अगला चला गया ना जी, ठीक है। तो नेट में तो साइकिल घूम गया। अगर दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस मोर और लेस सेम है तो साइकिल में कुछ नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल स्टेटस में डिफरेंस हो तो अलग बात है। तो अगर हमने अपनी बच्ची की शादी लगभग उसी फाइनेंशियल स्टेटस वाली जगह पर की है तो इस साइकिल में कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि उल्टा नुकसान है कि एक जगह आप जहाँ बेचते हैं ना, ठीक, वहाँ आपको किसी भी रेट में बेच के निकलना पड़ता है, ठीक, क्योंकि वो आप निगोशिएट नहीं कर सकते उस तरह से। खास करके जो घर बने होते हैं, जो ज़मीन होती है, वो इस तरह से नहीं होती है बिल्कुल वेल डिवाइडेड कि आप बढ़िया से बेच के निकल लें, ठीक है। हमारे यहाँ तो कई सारे क्राइम के उसके केस हो गए, पर मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। मुझे लगता है कि हमको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए कि समाज और व्यवस्था के चलने की दृष्टि से कौन सा डिजाइन सबसे ठीक है। अपने को साइड करके उसको देखने की ज़रूरत है। हाँ, पीछे माइक दे दीजिए। अब मैं खुले कर दे रहा हूँ, जिनको जहाँ से भी सवाल पूछना हो पूछ लीजिए। हाँ हाँ श्योर। ठीक है, थोड़ा समझ आया मुझे, बट जैसे इन जनरल जो मान्यताएं हैं बड़ों की बहुत एकदम सेट हो जाती है कि तुम रोज रोज उधर थोड़ी, मतलब ठीक है मेरी तो फैमिली है, मतलब हस्बैंड के लिए भी या फिर मेल के लिए बोला जाता है कि तुम रोज रोज उधर नहीं जा सकते, वो आते हैं कि अपने घर पे, या फिर वो नहीं खाते खाना तो तुम क्यों खाना चाहते हो, या ऐसा कुछ भी। तो फिर उसको कैसे संवाद कैसे करें को मैं भी थोड़ा और एक्सपेंड करूंगा कि पेरेंट्स और हमारे डिसीजन में डिफरेंस हो तो कम्युनिकेट कैसे करें, उस पर अभी आऊँगा। वो मेरा एक और मुद्दा है, पीछे
भैया जैसे आपने कहा कि जैसे आप किसी की घर की बहू हो वैसे ही दूसरे घर में एक बहू होगी तो वो उनकी केयर कर सकती है, लेकिन यहाँ जैसे लड़की दूसरे घर जाती है तो उसके इमोशंस भी तो होते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, वो भी तो उनके लिए कुछ करना चाहती है। सहमत हूँ मैं। यहाँ लड़का अपने पेरेंट्स के लिए कर सकता है और लड़की नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकती और नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कंडीशन वही पैदा हो जाती है कि वो उन्हें करने नहीं देते। हाँ, उसको मैं मतलब अभी जो कंडीशन पैदा हो रहा है मैं उस पर पोजीशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं दो बात कहूँगा। आप चाहते तो इतना ही है ना कि आपके माता पिता का केयर ठीक से हो। नहीं, केयर हो, लेकिन चाहना भी तो होती है कि मैं अपने जैसे वो बीमार हैं, लेकिन अब आप बीमार हैं तो उनके लिए वो करने के लिए हैं, तो मेरी फीलिंग्स नहीं है कि मैं वहाँ जाके उनके लिए करूँ। निश्चित रूप से अगर उस व्यवस्था को डिजाइन करने जाएंगे ना तो जा करके करिए, मैं मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ना जाएं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एग्जाम्पल भी दूंगी कि जैसे मेरी नई नई शादी हुई थी तब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरे भाई की भी शादी नहीं हुई थी और वो इस कंडीशन में थी कि वो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। तब भी मैं वहाँ से गई क्योंकि वो लेने आ गए तो गए, उन्होंने उनकी कंडीशन नहीं देखी और वहाँ सब स्वस्थ हैं, ऐसी पोजीशन भी हो जाती है। मैं समझ तो गया कहाँ अंदर ही अंदर जिस पोजीशन में लड़की कितनी हर्ट होती है, उसके कितने वो अपने आप को ऐसे महसूस करती है, वो स्थिति बहुत ज़्यादा होती है और यही केवल गैप का रीजन हो जाता है कि धीरे धीरे वो गैप बढ़ने लगता है। भाई तो देखिए, मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो चल रहा है समाज में वो सही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि जो चल रहा है समाज में वो सही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर ज़रूरत है, ठीक है, तब तो निश्चित रूप से ही जाना चाहिए, नहीं जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। नहीं, फिर वो ऑप्शन नहीं बचते, आपको चूज वही करना पड़ेगा, आपको लड़के के ही पेरेंट्स को चूज करना पड़ेगा। देखिए, ये बात मैं तो नहीं कह रहा हूँ, तो समाज बदलने की जरूरत है। अगर ऐसा समाज है तो, अगर ऐसा समाज है तो उसको बदलने की जरूरत है जी। ठीक है, इतना सीधा उत्तर है मेरा, मैं उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर समाज की ये स्थिति है तो उसको बदलने की जरूरत है। ठीक, उसके बाद मैं दूसरी बात एक और कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमको एक कॉमन कंसेंसस का सिस्टम क्या होगा उसको समाज के लेवल पर डिजाइन करने की जरूरत है। अगर वो आपसी सहमति से डिजाइन बन जाए और सेट हो जाए तो चीजें चल सकती हैं जी। इस और समाज जहाँ के साथ। लड़का लड़की है वो तो चल जाएगा, जिनके पास केवल बेटियां हैं उनकी क्या कंडीशन होगी? हाँ, ये तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब एक मैनुअल बनता है ना, कोई भी जब समाज के तरीके बनाए जाते हैं ना, तो ये सब बातों पर विचार करने की जरूरत होती है कि जिनकी सिर्फ बेटियां हैं उनका क्या होगा और जिनके सिर्फ बेटे हैं उनका क्या होगा। निश्चित रूप से वो सब के उपाय ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और उनके लिए एक्सेप्शनल लॉज बनाने होंगे, यही तो करने की जरूरत पड़ेगी जी। कहीं ना कहीं बदलाव की तो जरूरत है। निश्चित रूप से हमको लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमको रुक करके एक बार चीजों को रीसेट करने की जरूरत है, कई मुद्दों को। एक शेयरिंग है भैया। हाँ जी। कि अभी जैसे जब मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ और सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो जब मैं एक सिमिलर मेंटालिटी वाली फैमिली के बच्चे से या फैमिली से बात करती हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से भी ये बहुत ओपनली रखती हूँ कि सब अच्छा है, मतलब मैं अपनी तरफ से 100% इमोशंस देती हूँ। और जब मैं लड़के से पूछती हूँ कि चलो सब कुछ सही है पर मेरे मम्मी पापा का क्या, मैंने मैक्सिमम टाइम्स अभी तक लकीली एक्सपीरियंस किया है कि उन लोगों ने बोला है कि ऑफ कोर्स हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अगर उनका बिजनेस है मैं शिफ्ट नहीं हो पाऊँगा तो हम उनको जब तक वो वहाँ कंफर्टेबल वहाँ रहे हम मिलने जाएंगे हर महीने 2 महीने में एक बार, जैसे भी सूटेबिलिटी हो। और तुम्हारा जब मन हो तब तुम जा सकती हो, बहुत ओपनली सबने ये बोला। और उसके बाद में ये भी हुआ कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन्हें यहाँ लाएंगे, और साथ में अगर दोनों परिवार नहीं भी रह सकते तो आजू बाजू में फ्लैट ले लिया या फिर कोई घर रेंट पे ले लिया और हम साथ रह सकते हैं ऐसे करके। तो ऐसे लोग भी हैं, मतलब ऐसे एक पॉजिटिव माइंड है ना। सिचुएशंस बदल रहे हैं, बहुत सारे बदल रहे हैं। खुला कर लेते जी। भैया आपने जो संपत्ति वाला बोला ना अभी जी, इधर तो जो बहनों के रूप में जो है, भाई बहनों में आजकल संपत्ति में समान अधिकार है, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि
केवल पैसा ही लेके जाते हैं संपत्ति में, और वो भी ऐसे ही दामों में, क्यों उस वक्त अपन नेगोशिएशन नहीं कर सकते। ठीक है, पैसा तो ले जाते हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा देखा है भाइयों में और बहनों में बहुत दूरियां बन जाती है। जब तक ये नहीं था तब तक इतना दूरियां नहीं थी। अब जो है पैसे के कारण जो है उन परिवारों में दूरियां भी ज़्यादा, इवन कोर्ट केस, बहुत सारी जगह तो कोर्ट केस में उलझे पड़े रहते हैं। तो ये भी एक कमी आ गई है कि संबंधों में दूरियां भी बन गई इसके कारण से। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूँगा कि समाज और व्यवस्था के डिजाइन को हमको खुले मानस से सोचने और करने की जरूरत है। बिट्स एंड पीसेज में बहुत थोड़ा थोड़ा देख के करेंगे तो हम करने जाएंगे, अच्छा होगा कि नहीं कहना बहुत मुश्किल है। और बदलाव है, कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं कर सकता और किसी के नहीं है, तो सामूहिक रूप में कोई चेतना के रूप में ही कोई बदलाव हो तो हो। देखिए, ऐसा कोई कंट्रोल करने वाला तो है नहीं भी। अभी भी जो बदलाव हुआ है वो किसी विधि से ही हुआ है, विधि से हुआ है। पहले भी बदलाव हुआ है किसी विधि से ही हुआ है। हमको उस विधि को पहचान करके उसमें बढ़ने की जरूरत है। और आज का विधि तो एक ही है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दूसरा कोई विधि नहीं है। जी नमस्कार। भारत दर्शन और भारत की सामाजिक रचना और भारत की पहचान और समसामयिक रूप से जनरेशन गैप, विवाह के बढ़ते एकल परिवार की यात्राएं और उसके साइड इफेक्ट, तो इन मौलिक रचनाओं में भारत दर्शन को, भारत को कैसे श्रेष्ठ रूप से देखा जाए, सामाजिक संरचना को कैसे डैमेज होने से बचाया जाए, उसके मूलभूत कौन से घटक सूत्र हो सकते हैं इससे सामाजिक रचना में और हार्मोनी क्रिएट हो, जो लीकेज बढ़ते जा रहे हैं। बात पूरी हो गई? बढ़िया। देखिए, हम लोग जो शुरू से बात कर रहे हैं वो बात यही कर रहे हैं कि मनुष्य को समझ सके, सेल्फ और बॉडी के को एग्जिस्टेंस के रूप में समझ सके, हार्मनी इन दी फैमिली को ठीक ठीक समझ सके और संबंध में भावों का निर्वाह कर सके, तो कोई भी परिवार ठीक चलेगा। वो नहीं हो और हम डिजाइन बनाने जाएंगे, सब डिजाइन फेल होगा, कोई डिजाइन नहीं चलेगा। सारे डिजाइन के आधार में वो बात खड़ी है। ये जो पीछे बात हो रही ना कि भाई लड़के लड़कियां रहना नहीं चाहते माँ बाप के साथ, या जॉइंट फैमिली टूट रहा, या पति पत्नी भी नहीं जी पा रहे, हमको कहीं ना कहीं ये पहचानना पड़ेगा कि संबंध पूर्वक जीने की वो प्रवृत्ति, वो मानसिकता, वो तत्परता या तो हम में नहीं है या अगले में नहीं है, तो समस्याएं तो बनी ही रहेगी। जिस तरह के जीने के डिज़ाइन को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें अगर वो संस्कार हम एक दूसरे में नहीं विकसित कर रहे हैं कि हम आपका ध्यान रखें, आप हमारा ध्यान रखें, तो हमारा साथ रहना कैसे हो सकता है? तो फंडामेंटल जगह तो यह है कि परिवार में व्यवस्था को ठीक ठीक समझ करके उसमें जिया जाए। डिज़ाइन तो वहीं से शुरू होता है, बाकी कोई डिज़ाइन काम नहीं करता। इसीलिए उस पर पहले बात करके फिर हम इस पर आए हैं। हाँ भैया, जो भावनात्मक सहयोग है मेरा अपनी पत्नी के साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा एक परिवार में अपनी माँ के साथ भी रहता हूँ मैं, मेरे बच्चे भी हैं या अलग जनरेशन भी है, मेरा अपना खुद का काम भी है, मेरे एम्प्लॉय भी हैं, तो उन सब में किसको स्पेस कितना दिया जाए। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कई बार होता है कि माँ के साथ कोई अलग शेयरिंग होती है किसी परिवार को लेकर के, जरूरी नहीं है कि वो शेयरिंग में उनके साथ की जाए, या मैं उसे जरूरी नहीं समझता, तो उसमें उनका इंटरप्शन कितने लेवल का होना चाहिए? देखिए, अगर हमसे पूछेंगे तो यहाँ का उत्तर तो मैं ये दूंगा कि परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं, परिवार के सारे निर्णय तो परिवार की सामूहिक सहमति से होने की ज़रूरत है। परिवार के सभी निर्णय परिवार की सामूहिक सहमति से होने की ज़रूरत है। हम उस सहमति में जो शुरुआती कठिनाइयाँ होती हैं उससे बचने के लिए बहुत सारे बाईपास बना लेते हैं, और वो बाईपास जब समस्या करने लगते हैं तो हमको लगता है तकलीफ हो रही है। मेरे हिसाब से हमको उस शुरुआती बैरियर को ही पहले फेस कर लेने की ज़रूरत है, ताकि पूरे परिवार का निर्णय सामूहिक रूप में हो सके, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चा बड़ा हो गया हो तो बच्चा हो। वो सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को हमको परिवार में विकसित करने की ज़रूरत है, ताकि निर्णय परिवार का हो, न कि व्यक्ति का। अगर एक एक व्यक्ति ही निर्णय ले रहा है तो फिर परिवार का मतलब क्या है? फिर तो भीड़ है, फिर परिवार कहाँ है?
और चल रहा है बहुत समय से, हमको पता है। लोग अलग अलग तरह के बाईपास निकाल रहे हैं, हमको वो भी पता है, और उसको सिद्धांतों के रूप में भी बताते हैं, लेकिन दिखता तो नहीं है उससे कुछ अच्छा होता हुआ। भैया हाँ जी भैया बताइए बताइए, देख लिया। हाँ भैया, विवाह करें या न करें की जब बात चल रही थी तो उसमें एक पॉइंट आया था, ये जो परस्पर भावनात्मक सहयोग और परस्पर स्वाभाविक आकर्षण, चाहे विवाह के साथ हैं चाहे विवाह के बिना है, दोनों पे बात हो चुकी है, तो उसमें जो फाइनली आता है कि एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, और अगर वो ब्रेक होती है तो चोट लगती है। जिसकी भी इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा हो गई है, इंटेंस हो गई, उसको ज़्यादा चोट लगती है। तो ये जो इमोशनल बॉन्डिंग के साथ में भैया एक जो पॉजेसिवनेस वाली बात जो है, थोड़ा वो उसका कारण क्या? रिलेशन ठीक चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं, भावनात्मक सहयोग स्वाभाविक आकर्षण पूरा हो रहा है, इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो गई है और वो रिलेशन ठीक से चल रहा है, लेकिन उस रिलेशन में जो दो व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति अगर किसी और के साथ मित्रता या किसी ठीक संबंध में भी जा रहा है, तो उस रिलेशन में दोनों में से एक को या दोनों को एक पॉजेसिवनेस वाली जो प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे एड्रेस करें? भय या असुरक्षा उसका मूल कारण है। भय या असुरक्षा उसका मूल कारण है। हमको लगता है कि आप कहीं और इंगेज हो जाएंगे, ठीक, ये भय होता है जो उसका कारण है। हमको लगता है कि अगले का ध्यान बट जाएगा और जितना हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ये उसका मूल कारण है। अगर कारण पूछिएगा तो दूर करने का उपाय तो देखिए, मैं हमेशा एक ही समाधान देखता हूँ। अगर हमारे और आपके बीच की दूरी 10 कदम है, सामान्य न्याय तो यही है कि 5 मैं चलूँ 5 आप चलें, लेकिन आप 4 चलेंगे तो मैं 6 चलता हूँ, ये समाधान है। आप 3 चलते हैं तो मैं 7 चलता हूँ, ये समाधान है। आप 2 चलते हैं तो मैं 8 चलता हूँ, ये समाधान है। ठीक है, समस्या यहाँ शुरू होती है, आप 2 चलेंगे मैं भी 2 ही चलूँगा। तो अगले को अगर भय है ना, तो उसको ताना मारना, उसको जवाब देना, तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, तुमको इतना तो कम से कम होना चाहिए, ये जो हम जवाब देते हैं ना, ये अगले को चोट पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हम इतना अच्छे से एश्योरेंस दे सकें कि अगले का भय निकल सके। हम इतने अच्छे से एश्योरेंस दे सकें अगले को कि अगले का भय निकल सके और उसको ये दिखे कि हाँ भाई हमारे साथ ये खड़ा ही रहेगा। हमको लगता है हम बता दें कि तुम्हारा 10 साल हो गया और अभी तुमको इतना ही भरोसा नहीं हुआ है हमारे ऊपर। ये जवाब देने भर से भय नहीं हटता है किसी का। भय अगर बैठ गया है किसी के अंदर कि आप छोड़ के जा सकते हैं, तो उसको सपोर्ट चाहिए, उसको सब तरफ से भय से बाहर निकालने के लिए आश्वस्ति चाहिए, न कि ये जवाब सिर्फ चाहिए कि तुम ऐसी रह गई अभी तक। बिल्कुल ठीक है भैया ये बात तो, लेकिन अगर किसी संबंध में भय और सुरक्षा वाला इशू नहीं है, स्टिल अगर पॉजिटिवनेस है, तो क्या वहाँ जेलसी काम करती है? अब ये तो फिर पर्सनल केस में आप ही बता सकते हैं, मैं बहुत नहीं बता पाऊंगा। तो जेलसी इशू नहीं है? जेलसी का कुल मतलब इतना ही है कि जितना ध्यान हमको चाहिए वो आप नहीं देंगे, किसी और को देंगे। हाँ ठीक है, वो तो भैया अभी जो आपने जो भय वाला बताई थी बात, उसको एनवीसी में कैसे बोलेंगे? हाँ, नॉन वायलेंस कंपनी। किस बात को? जो भय वाली बात आपने बताई थी कि 10 साल आपको हो गए या सर्टेन टाइम जो ये भी है, अभी भी आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। एकदम सिंपल, आपको भय महसूस होता है क्योंकि आपको मेरे साथ की जरूरत है जो छूटती हुई प्रतीत होती है। कठिन हिंदी लगे तो आप अपनी लैंग्वेज में सिंप्लीफाई कर लेना। आपको भय महसूस होता है क्योंकि आपको मेरे साथ की जरूरत है, इतना सीधा बात है। अब हमारी हिंदी तो जैसी है वैसी मुंह से निकलेगी, पर उसका मतलब इतना ही है कि आपको भय महसूस होता है क्योंकि आपको मेरे साथ की जरूरत है और वो छूटता हुआ लग रहा है आपको। इतना ही कहने की जरूरत है। भैया एक प्रश्न और। कैसे ये पूछ रही थी संबोधि, ये पूछ रही थी कि कैसे आश्वस्त करेंगे अगले को। देखिए, आश्वस्त करने का तो एकदम सिंपल डिजाइन है। आप किसी के भी साथ थोड़े समय जीते हैं ना, तो आपको दिखाई देता है कि किन चीज़ों से अगला आश्वस्त होता है।
कहाँ कहाँ उसके भय हैं और उसको किस तरह से हम आश्वासन दे सकते हैं, ये साथ जीते हुए रहने से थोड़ा आँख खोल के देखते हैं तो पता चलता है। कम से कम मैं तो अपने जिन संबंधों में जीता रहता हूँ या जिन लोगों को नज़दीक से जानता हूँ उन सब के लिए मैं देख पाता हूँ। हाँ, बट इसमें थोड़ा मान्यता वाला रोल भी होगा भैया इसी प्रश्न में। अभी हर उस व्यक्ति की मान्यताओं का भी अपना एक होता ही है। हो गई। बट देखिए, मैं यही कहूँगा, सही गलत तय करना हो तब तो ये बात ठीक है कि सही क्या है और मान्यता क्या है। लेकिन अगर परिवार में जीना है तो जो भी आपकी मान्यता है उसके साथ हम कितना अधिकतम चल के आपको सहयोग दे सकते हैं, ये मुद्दा है। ना कि ये बता देना कि तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है, तुम्हारी ये इच्छा तो संवेदना से बनी हुई है, बेकार है, तुम्हारी ये इच्छा तो मान्यता से आई हुई है, बेकार है। ये सिद्ध करना मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो भी उसके संस्कार की स्थिति है, मैं अपने हाथ को वहाँ तक कैसे बढ़ा सकता हूँ। यस। हाँ, अगर वो स्नेह का भाव तो निष्ठा है, उसी के साथ ही बात आगे थी। जी, फिर ये जो आपने किससे विवाह करे उसमें बताया था संस्कारों प्रवृत्तियों में समानता का, तो वैसे तो आपने उसको काफ़ी डिटेल कर भी दिया, लेकिन आपने बोला समझ, भाव, विचार, व्यवहार और फिर बाकी जो भी जो हम खान पान रहन सहन वाला जो व्यक्तित्व वाले पार्ट में। तो भैया अगर इसमें अगर प्रायोरिटी है तो वही प्रायोरिटी जिसमें आपने बोला समझ, भाव, उसी में वही है। प्रायोरिटी ऑर्डर में ही बोला। बढ़िया। आप कुछ कह रहे? माइक दो जी, माइक दो। सब बड़े उत्सुक हैं आपसे सुनने के लिए। ये तो निश्चित है, हम सब भारतवासी हैं, निश्चित है सबने, हम सब भारत में रहने वाले हैं, भारतवासी हैं। भारत माता की, भारत माता की। अभी एक मैं उदाहरण के हिसाब से आपको सुन देता हूँ। उदाहरण है, ध्यान दे, उदाहरण को बराबर सुने। माइक, अरे वे तो मैं तो कह ऐसी आवाज ही ऐसी नहीं आएगा उसमें। युवा वर्ग बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से सुनने का, किसी चीज में जल्दीबाजी नहीं करने का। सबसे बड़ा पॉइंट तो यह है, जल्दीबाजी कभी नहीं करे। कोई पण वस्तु में जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है। सोचे समझे फिर उसका आगे पगला भरे। जो सोच समझ के काम करता है उसका काम बिगड़ता नहीं, जो सोच समझ के आगे बढ़ता है वो आगे बढ़ता रहता है। दूसरी बात है, चिंता ये करो कि मेरे को हरदम जागृत रहने का, मैं हमेशा जागता रहूं। जो आलसी आदमी होता है वो कभी कुछ काम नहीं कर सकता है। आलसी बनना और दारिद्र बनना एक ही बात है। दारिद्र दुखी होता है, अपने आप दुखी होता है। जो आलसू होता है ना वो दुखी होता है, जो जागृत होता है वो अपने आप में आगे बढ़ता है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक सूरत की कन्या थी, सूरत का रहने वाला था, उसका संबंधी भी था। अब वो बेचारा गरीब परिवार का था, तो उस संबंधी को बोला कि कनाडा में बच्चा है, कनाडा में। जी सुन लिया। कनाडा। हाँ समझ गया जी। तो कनाडा में बच्चा है ना, आपकी बच्ची वहाँ दे दो, क्या तकलीफ पड़ेगी? तो बोलते हैं दे देंगे, क्या आप बोल रहे हैं हम देने को तैयार हैं। तो उसने एग्री हो गया। तो उन संबंधी ने उस बच्ची कनाडा में भेज दी। और उस बच्ची की क्या दशा हुई, तो वो बार बार बोलता है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। वो बोलते हैं कि हम घर नहीं जाने देंगे जब तक तेरा पिता हमको देख नहीं देगा, जब तक हम घर नहीं जाने देंगे। उसको खाने पीने में, उसको उठने बैठने में इतनी तकलीफ हुई, वो जिंदगी भर याद की कि ऐसे परिवार को मैं देने का नहीं। चाहे कनाडा हो, अफ्रीका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, बाहर देश के देख करके कभी अपने बचने की बात मत करना। अपने परिवार को अपने पास में रखो, आस पास में रखो। दूसरी बात, देख रेख में होनी चाहिए। बच्चा हमेशा देख रेख में हो तो आज बच्ची सुखी रहती है। आप कनाडा की बात करते हो, भारत देश की बात करते हो, भारत देश में सुख नहीं है, कोई सुख नहीं है। सुख अपने भारतवर्ष में है। बहुत अच्छा। भारत वाले जब तक बैठे हुए हैं तब तक इस बात पर सहमति हो सकती है कि भारत में ही सब सुख है। बढ़िया, लौट आते हम वापस। बताइए, कोई और मुद्दा हो तो बताइए भैया। नो मूल्यों पर क्वेश्चन बाद में करेंगे, बाद में। ब्रेक की क्या स्थिति? हाँ बढ़िया, बताइए। ये तो करेंगे ना आराम से। ये तो हम लंच के बाद करेंगे। ये लंच के बाद का 3 बजे के सेशन का मुद्दा है। जी
भैया अभी आपने बोला कि इन जनरल परिवार में रहे तो परिवार के सभी निर्णय परिवार से डिस्कशन करके सहमति करके लेने चाहिए इन जनरल, बट परिवार में रहने वाले मोस्टली होता है इन जनरल कि सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, ठीक है, और उसकी बेसिस पे अगर डिसीज़न लेने जाते हैं कि चलो डिस्कशन करके, तो इन जनरल डिसीज़न होते ही नहीं है, तो इसलिए ऐसा करते कि डिसीज़न ले लेते हैं। तो उसका दुख भी तो झेलना ही पड़ता है घूम फिर के। तो बाध्यता बस जो भी करना हो किया जाए, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये समझ में आना जरूरी है कि देर सवेर उपाय तो यही है कि परिवार के निर्णय परिवार की सहमति से हो। आप ही सोचिए ना, परिवार के बाकी लोग अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते रहें, आपको नहीं शामिल करें, तो आपको कैसा लगता है? माइक इसमें भैया पर ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी हमारे एज में, हमारी जनरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इवॉल्व हो चुकी है पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में, जो पिछले जनरेशन में रही हो या ना रही हो। तो एक तो लगता है कि हम हमारी समझ के हिसाब से, राइट, जो सामने वाला भी है वो हमारी जनरेशन का है, तो हमारी एक लेवल का समझ है, एक लेवल का पर्सपेक्टिव है, वर्सेस हमारे पेरेंट्स का एक रहा है या है, क्योंकि वो शादी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं इतने सालों से, तो वो 20, 25, 30 साल शादी में रह के कुछ एक्सपीरियंस का बात कर रहे हैं, वर्सेस हमको एक लगता है कि ये टाइम का या ये जनरेशन का भी कुछ है। तो उसमें मतलब वो बैलेंस कैसे देखा जाए कि वो जो उनके एक्सपीरियंसेस से बोल रहे हैं और उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे भी है वो कोई समझदारी के जगह से भी आए नहीं है, वो भी भ्रमित स्थिति में ही उनके जो भी रहे हैं वो ही आए हैं। तो या तो मतलब उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखे, समझे, सोचे उसके वो डायरेक्शन में, कि हम हमारा नया करने के हिसाब से, समझदारी के हिसाब से, नए सोच के हिसाब से हम अपना एक ये बनाए। तो वो बैलेंस कैसे हम ढूंढे? बढ़िया। देखिए, परिवार के साथ कम्युनिकेशन पर मैं 5-7 मिनट में बात कर देता हूँ और फिर ब्रेक कर देता हूँ। हमको धीरे धीरे ये समझने की ज़रूरत है कि परिवार के साथ जब भी हम कम्युनिकेट करने जाते, अपनी फीलिंग और अपने नीड को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी हमको अपने जनरेशन के हिसाब से समझ में आता हो कि ये नीड है या ऐसा होना बनता है, उसको हम बता सकें, ठीक है। जो वो कह रहे हैं उसमें जो कठिनाइयाँ हमको दिखती हैं वो हम बता सकें अपनी तरफ से, ये ज़रूरी है, बिना आरोप की भाषा बोले हुए। मतलब कौन सही है की जगह क्या सही है पर बात होने की ज़रूरत है। अगर सही गलत पर ही तय करना हो या किस में ज़िंदगी बेहतर होगी को तय करना हो तो उस पर बात करने की ज़रूरत है। और लास्टली हमसे पूछिएगा तो हर भाषा को हमको बहुत संतुलित ढंग से देखने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि उनके कौन से एक्सपीरियंस समझदारी के हैं, भ्रमित स्थिति के हैं, पर यह बात भी उतना ही सच है कि सारी सूचना के बावजूद हम कौन से समझदार हो गए, ठीक है। वो बात को खुला रखना ज़रूरी है कि उनके एक्सपीरियंसेस पर में तो दोष हो सकता है, मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो नासमझी में जी रहे थे, पर हमारे देखने में भी दोष हो सकता है जो अनुमान हम बना रहे हैं, क्योंकि हम भी आज के दिन किसी एक पट्टी के साथ ही हैं। कितनी भी सूचनाएं ले लिए हों पर वो पट्टी उतरी नहीं है अभी भी एक लेवल से ज़्यादा। ये खुला रख के बात करेंगे ना तो कम्युनिकेशन ज़्यादा ठीक से हो पाता है। अगर हमको ये लगता है कि मैं सही हूँ और आप गलत हैं, फिर बहुत कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। और सारे कम्युनिकेशन के लिए कहीं ना कहीं एक आश्वस्ति चाहिए परिवार में एक दूसरे के प्रति, तभी कम्युनिकेशन होता है। अगर वो आश्वस्ति नहीं है तो पहले वो आश्वस्ति बिल्डअप करने की ज़रूरत है। और ये सब बिल्कुल नहीं ही हो पा रहा हो तब तो देखिए एकदम सिंपल है, जो आपका निर्णय है, जो आपके पार्टनर का निर्णय है, उसको लेकर के आगे बढ़ लीजिए। भारतीय संविधान उसकी इजाज़त दे रखा है। बट कम्युनिकेशन हमको ठीक से डेवलप करने की ज़रूरत है और उसमें हर बार अपना फीलिंग और नीड बताने की ज़रूरत है। अगला जब कुछ बोलता है तो उसको छान करके उसका कंसर्न क्या है, उसका नीड क्या है, उसको सुनने पकड़ने की ज़रूरत है। और अपने रिस्पॉन्स में एक ही बात होने की ज़रूरत है कि आपका कंसर्न कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता, पेरेंट्स नौकरी चाहते हैं मैं करूं, ठीक। क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमारी फ्यूचर की सिक्योरिटी चाहते हैं, आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं हमारी। एक बार हमको ये कंसर्न समझ में आ गया ना, तो हमारा रोल बनता है कि मैं आर्थिक सुरक्षा को कैसे इंश्योर करने की सोचता हूँ, इस बात को लेकर के उनको आश्वस्त कर सकूं कि उनका जो आर्थिक असुरक्षा का भय है हमारा, उसको हम आश्वस्त कर सकें कि हमारे पास ये डिज़ाइन है, इससे हम कर लेंगे और इतने से हो जाएगा। वो आश्वस्ति हम जितना एक दूसरे को दे पाएंगे उतना कम्युनिकेशन होगा, वो जितना नहीं दे पाएंगे उतना कठिनाई है। हाँ, माइक दे दीजिए, इनको सुन लेते हैं और फिर हम ब्रेक करते हैं। ये जो 3 मुद्दे लिखे हैं ना, ये 3 और भी जो मुद्दे होंगे इस पर हम 3 बजे बात करेंगे लंच के बाद जब हम मिलते हैं। तो डाइवोर्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितनों के साथ विवाह करें, विवाह नहीं भी करें तो जो कह रहे थे कि भाई कितनों के साथ जाके रह लें, वो सब पर बात कर देंगे। सर वही सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी सुबह पूछा था जी, यही कि जैसे कि सर अभी हम शिविर कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो पहली बार कर रहे होंगे शिविर जी, और ये भी जानते हैं कि जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें समझाई हैं, तो अब ये सबको पता है, ये जानते भी हैं कि अब आगे अपने जीवन में अगर किसी से रिलेशन रखना है या फिर कभी किसी संबंध में आना है तो किस तरह से सहजता से ऐसे चीज़ों को समझा जाए, तब जाके ऐसा रिश्ता बनाया जाए कि कभी आगे जीवन में ना तो मुझे इस बात से दुख हो या फिर सामने वाले को दुख हो, तो अब ये बनाया जा सकता है। परंतु इससे पहले भी जीवन में लोगों ने रिलेशन बनाए हैं, वो लोग जी रहे होंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वही जैसे कि एक रिलेशन के अंदर एक सामने वाला इंसान है जो आपसे बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और आप हैं जो ब्रेकअप या फिर ऐसी अवस्था चाहते हैं जीवन में। परंतु जैसे कि आपने एक कृतज्ञता की बात की थी कि हम ये देखिए कि आपके लिए जो चीज़ प्रॉब्लम दे रही है ये ना देख के उसने सामने वाले ने क्या उपयोग दिया है जीवन में आपके, वो देखेंगे तो आपको शायद ये शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। परंतु ये भी जो चीज़ है ना सर कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अंदर वो भाव नहीं है जो सामने वाले के अंदर है, और मैं वो इमोशनली डैमेज होगा या फिर दुख महसूस करेगा, तो इस वजह से मैं उसको ना ये चीज़ बताऊं और मैं इस चीज़ को ऐसे कंटिन्यू चलता चलूं, ये सही रहेगा? देखिए, अगर हमसे पूछेंगे तो मैं इस पक्ष में तो नहीं हूँ। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना ही ठीक है। तो मैं तो इस पक्ष में हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी बात को, अपने फीलिंग और नीड को एक्सप्रेस करते हुए बता देना ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे कि मेरी राय क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी फीलिंग और अपने नीड को रखते हुए बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप किए बात बता देना ही ठीक है। लंबे समय में वही ठीक रहता है। तो सर मेरा ये मानना सही है कि अगर यदि मैं ये आज उसे ये सारी चीज़ बता दूं, सही से वो कर दूं, तो ये उसके आगे के लिए भी सही रहेगा? देखिए, अगर ठीक बात को ठीक ढंग से कहेंगे तो निश्चित रूप से उसके आगे के लिए सही रहेगा, निश्चित रूप से। बढ़िया, कोई और बात तो नहीं? मैं कह रहा था कि जैसे मेरी शादी को 34 साल हो गए जी। विवाह ऐसा विषय है जिस पर इतने एंगल से सवाल आते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स विषय मानता हूँ विवाह को, है ना। मैंने 34 साल में इतने एंगल से सोचा नहीं जितना आपने बिना विवाह के सोच लिया। तो अप्रोच तो आपकी बहुत साइंटिफिक है। मतलब मैंने देखा कि सवाल खत्म होने के पहले आपका तय हो जाता कि जवाब क्या देना है, क्लैरिटी है। मतलब जैसे अशोक गोपाला जी ने कहा कभी कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का या लड़की जब शादी के लिए किसी से मिलता है तो वो उसका बेस्ट एक्टिंग होता है, वो जितना वो कर सकता है नौटंकी के, पता नहीं पड़े कि मैं असल में क्या हूँ, है ना। तो ये तो आपने मुझे एक बार पहले बताया था कभी फोन पे जी। लेकिन उसके बाद आपने जो आगे और विश्लेषण किया कि अगर कितना कर सकता है सामने नौटंकी, जितना आप कर सकते हो उतना तो कर ही सकता है।
मतलब जितना अगर हम अपने आप को डेढ़ होशियार माने तो उतना सामने वाला हो ही सकता है स्मार्ट। तो बहुत बढ़िया। तो एक तो बहुत अच्छा सेशन, ये इतने शिविर करने के बाद विवाह पर इतना क्लैरिटी के साथ आपने यूथ के जवाब दिए, वो भी इतना खुल के बात रख पाए।